आदाब हिलाल भाई, आपसे दोबारा इतनी जल्दी बातचीत हो रही है, ये मेरी खुशबख्ती अगेन। उस दिन भी इसी लफ्ज़ से इत्तेफाक से शुरू किया था। तो आपसे गुफ्तगू करते हैं आपकी, सबसे पहले आपकी ज़ात के हवाले से, आपके ख़ानवादे के हवाले से, आपके आला औलाद के हवाले से कुछ 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 दक़ीक़ों में इनायत करें। हम सब के लिए आपकी शख्सियत इतनी अहम है, तो आपके जो प्यारे हैं वो भी बहुत अहम हैं, तो आप कुछ फ़रमाइएगा। देखिए, मेरा ताल्लुक तो, मेरी पैदाइश जो है वो तो ऐसा रावलपिंडी की है। जी। मेरे वालिद माइग्रेट करके दिल्ली करोल बाग से रावलपिंडी आए थे। वो अच्छा। जीएचक्यू में वहाँ जी। मुलाजिम थे अंग्रेज़ों के जी। दौर में। तो फिर वो रावलपिंडी आए, तो मेरी पैदाइश यहीं रावलपिंडी में होली जी। फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ हम पैदा हुए हैं। वहाँ 8-9 जी। साल हम रहे, क्योंकि मेरे वालिद माशाल्लाह कसीरुल अयाल थे। हम 9 बहन भाई हैं, तो वो जी। चाहते थे कि तालीम कराची में ज़्यादा अच्छी होगी। तो मेरी जी। बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई दोनों यहाँ कराची आ गए थे। मेरी जी। बड़ी बहन ने कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया था बाद में। अच्छा। तो फिर हम लोग भी सब यहाँ पे आ गए थे। तो मेरी चौथी पाँचवीं तक तो तालीम वहाँ थी, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। लेकिन फिर हम कराची आ गए, तो मेरा 9वीं और 10वीं क्लास से पहले आगाज़ जो सिलसिला कायम हुआ, वो जहांगीर रोड स्कूल कराची। जी। हमारे दोस्त इकबाल हैदर क्लास जी। फेलो जी। थे। तो जी। हमने 9वीं और 10वीं में वहाँ तालीम शुरू की, जी। जहांगीर रोड में। फिर हम चले गए इंटरमीडिएट करने के लिए सिराजुद्दौला कॉलेज। ये सिराजुद्दौला कॉलेज फेडरल एरिया में था। जी। फेडरल एरिया करीमाबाद पे। में, जी हाँ, करीमाबाद। उसमें जी। राजा साहब महमूदाबाद ने कायम किया था, और मेजर तस्वीर हुसैन नकवी इसके प्रिंसिपल थे। इसमें अच्छा। जो अच्छी बात हमारे लिए हुई, 2 बातें जिसने मुझ पर बहुत असर कायम किया। एक तो ये कि शोबे उर्दू के सरबराह थे प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन, जी। मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। और हुँ। दूसरे, एक और बड़ी खूबी ये थी कि 2-3 फर्लांग पर फेडरल जोश मलियाबादी का मकान था। जी। तो ये बहुत हमारे लिए 2 खूबियाँ थी। तो जोश साहब का तो ऐसा था जैसे हिमालय पहाड़ के करीब हम आ गए। तो बिल्कुल। यहीं से मैंने फिर कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट किया। तो ये तालीम का पस मंज़र था। जी। ख़ानदान में मेरे ख़ानदान में, मेरे करीबी लोगों में शायर तो मेरे घर में तो कोई नहीं था। अच्छा। मेरा ज़हन शायरी की तरफ आया, और मैं हुँ। इंटरमीडिएट में तो साइंस का स्टूडेंट था। जी। लेकिन मैंने एकदम से इंटरमीडिएट में भी सब्जेक्ट तब्दील कर लिया, और मैंने आर्ट्स की तालीम हासिल की, जिसमें मतलब सोशल साइंसेस के उलूम थे, लिटरेचर ख़ास तौर से। ये है मेरा छोटा-सा एक पस मंज़र। जी। जी। तो आज की गुफ्तगू के लिए हिलाल भाई, सॉरी हम आपको हिलाल भाई हमें ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ, लगता मुझे है। अच्छा लगेगा। हम डॉक्टर हिलाल नकवी बार-बार कहेंगे तो बहुत फॉर्मल लगेगा हमें। नहीं, तो मैंने ये सोचा है, आप देखिए आप का क्या ख़्याल है इसके बारे में कि जैसे पहले हिस्से में हम आज आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपका तारुफ़ और ख़ानदानी पस-मंज़र तो हो गया। अब उसके गुज़रते हुए हम आपकी तख़लीक़ और तहक़ीक़ पे एक गायराना सी नज़र डालते हुए फिर आपकी शायरी पे इसको ख़त्म करना चाहेंगे, और फिर अगले हफ़्ते या जिस दिन भी आपके पास वक़्त हो, तो एक और आपसे हम गुफ्तगू महफ़ूज़ करना चाहेंगे, और फिर तीसरे गोशे में जब तक हमें उम्मीद है कि लोगों की फ़ीडबैक भी हमारे जोश से भी आएगी, और बहुत जी, अहबाब यहाँ हैं, अदील ज़ैदी हैं, भाई हैं, इन लोगों से भी डिस्कशन होगा, तो फिर आखिरी जो सेगमेंट होगा, वो फिर उनकी ख़यालात की और आपसे की रहनुमाई की रोशनी में आखिरी सेगमेंट करेंगे। जी, आपका वक़्त होगा तो हम फिर ये करना चाहेंगे कम से कम। जी, जी, मैं हाज़िर हूँ। तो जी, तो आपने जो हमें आपका सुखनवर जो आपके लिए आपके नाम से नंबर निकला था, उसको थोड़ा बहुत बरगर्दानी का मौका मिला। आपने कल ही मुझे भेजा था, तो मैं एक एक सबसे पहले जो उस पे हमारी नज़र ठहरी, बल्कि उससे भी पहले जो आपका जोश मलिया आबादी पे आपने किताब शाया की थी कि जोश मलिया आबादी के इनकलाबी मर्सिये। तो उसमें उसमें जो आपने पेश लफ्ज़ लिखा है, वो उसमें एक जुमला है कि शिबली नुमानी ने कहा कि अनीस के मरासी में
इतने असनाफ़ सुख़न मिलते हैं कि उर्दू शायरी में मिलना उनका मुश्किल है कई जगह। जी, तो जी। उसमें ये आपका जुमला जो आपने रेफ़र किया है शिबली नामानी को, बड़ा बड़ा वक़ी जुमला है। हम चाहेंगे आप इस पे अपना कुछ और इलैबोरेट करें अपने ख़यालात के साथ। शाहिद साहब ये बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मैंने सिनफ़े मर्सिया से ताल्लुक़ के मेरे 2 असबाब हैं। एक तो जी, प्रोफ़ेसर मुश्तबा हुसैन जो हैं, वो खुद ये कम लोग जानते हैं तैतुल मर्सिया बहुत अच्छा पढ़ते थे। अच्छा, जी हाँ, वो अनीस को या मीर वहीद को या ताशुक को या मिर्ज़ा औज को इन लोगों को पढ़ा करते थे, तो हम उनको सुना करते थे। एक तो मेरे ये चीज़ें मुझ पे असर-अंदाज़ हुई और फिर जी, जोश साहब से जब मुलाकातें हुई तो इब्तिदाई ज़माना इत्तेफ़ाक से ऐसा था कि जोश साहब मर्सिया ही पढ़ रहे थे कहीं पर। मैं जब उनके घर गया हूँ, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो कुछ अहबाब जी, को वो नज़्म सुना रहे थे, जी। ज़िंदगी। ज़िंदगी पे अच्छा, जो नज़्म जो बाद में अल्हाम व अफ़कार में भी शामिल है। जी, जी, तो जी। फिर उसको उन्होंने वो जाती है उनके मर्सिया तक। इसको उन्होंने पढ़ा था हुँ, लेकिन इब्तिदाई हिस्से इसके जो है उसमें इल्हाम अफ़कार में शामिल हुआ है, ज़िंदगी। जी, बाद में जी, उसको तब्दील कर दिया कि ज़िंदगी और मौत क्या मौत मोहम्मद व आले मोहम्मद की नज़र में वो एक जी, पूरा उसमें पस मंज़र उसका है। तो जी। हम क्या नज़्म आपने याद दिला दी भाई। हाँ, ओह हो! वो बहुत अजीब नज़्म थी और उसमें उन्होंने उनका एक ख़ास तर्ज था जोश साहब का। तो हमने हमारे मिज़ाज में रूह में एक तो देखिए पस मंज़र तो उसके बगैर तो आदमी की शख्सियत नहीं बनती। मेरे पस बिल्कुल, मंज़र में मेरे ख़ानदान में मर्सी से एक रग़बत बहुत ज़्यादा है और जी, वो ये तमाम लिटरेरी लोग हैं, टिपिकल किस्म के मज़हबी लोग नहीं थे। नसीम अच्छा, अमरोही नसीम अमरोही खुद मेरे ख़ानदान के थे। जी, हिंदुस्तान में अज़ीम अमरोही हैं, थे बेचारे चले गए वो। तो वो मतलब ये कि ये सब एक रग़बत थी मर्सिया से। जी, जमील मज़हरी ने लिखा है कि हमारी कान में जो लोरियाँ आई थी, वो मर्सी की लोरियाँ होती थी। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, वालदा जो है वो सुनाया करती थी लोरियों में, वही होता था। ये इससे जी, अच्छा देखिए, आप तो मुझसे बेहतर समझती हैं, शख्सियत किन बुनियादों पे कायम हो जाती है। मेरे यहाँ जो बिल्कुल, बुनियादी बातें थी, वो ये कि एक मज़लूम से मोहब्बत या मज़लूम की तायीद, ये बुनियाद जी, थी। जब हुँ, बच्चे थे तो पता नहीं सर इसमें चीज़ें कहाँ से दाखिल हुई कि किसी के ऊपर ज़्यादती या ज़ुल्म होते देख नहीं सकते थे। जी। इसने हक़ का मुझे साथ देना, हक़ जी का हाँ, साथ देना। हाँ, जी हाँ, जी, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया था। मैं जब बच्चा था यानी कि अभी मैट्रिक से इंटर में आया हूँ, तो मेरे अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे सिनफ़े मर्ज़िया से एक लगाव पैदा हुआ। वो जो शिबली का आपने कहा बात, देखिए जी, शिबली ने मवाज़िन अनीस व दबीर जो किताब जी, लिखी है, जी, उसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने बात लिखी है कि मुद्दत से मेरा इरादा था कि मैं किसी बड़े शायर पे लिखूँ, तो जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन मुझे अनीस से या मर्सिया के अलावा कोई नज़र नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा ये उन्हीं के अल्फाज़ हैं कि मर्सिया जी, में जुमला असनाफ़ है, ग़ज़ल जी, भी है, नज़्म भी है, क़सीदा भी है और मर्सिया तो है ही। तो ये उनके यहाँ ये बड़ी उन्होंने इसको अहमियत दी है। और जी, वाक़ई आप देखिए उस वक़्त की मर्सी में उन्होंने अनीस को अपना मौज़ूए फ़िक्र बनाया। तो अनीस के तो कमालात हैं, इसमें जी, शेर साज़ी और मतलब किस तरह एक तायीद करते हैं वो किरदार की हुसैन के किरदार की। तो उसने जी, मुझे बड़ा मुतासिर किया। हुँ, तो मैं क्योंकि तबीयतन अपने बचपन से कुछ ऐसा था कि ज़रा-सी बात कोई मज़दूर है, उसको देख के मैं वो हो जाता था ये बहुत मजबूर और मज़लूम है। वो जाके जी, शक्ल क्लाइमेक्स जो है, उस कैरेक्टर में आई कि मैंने मर्सिया जब मैं एमए कर रहा था, जी, तो वैसे हमारे बहुत से जो हमारे हम क्लास फेलो थे, सबके अपने-अपने रास्ते थे। लेकिन मैंने एमए करने के फौरी बाद ये तय किया कि मैं उर्दू मर्सिया वो मर्सिया जो कराची में था। देखिए कराची बहुत बड़ा मरकज़ था। जी, लखनऊ, दिल्ली के बाद एक बहुत बड़ा मरकज़ क्यों? अहद जदीद के तमाम अहम लोग वहाँ होते थे। जोश साहब आ गए थे वहाँ पर, आले रज़ा एक बड़ा नाम था वहाँ मौजूद थे। जनाब बिल्कुल, नसीम भी वो वहीं रहते थे। फिर डॉक्टर यावर अब्बास का एक मरकज़ था, उनके यहाँ जो नौतरसी मरासी होते थे, उसमें जी, कौन-सा बड़ा आदमी हमने ज़ैड बुखारी को वहीं सुना। हमने अच्छा, डॉक्टर यावर अब्बास साहब तो होते थे, वो तो ख़ैर हुँ, तमाम करते थे। तो बड़ी-बड़ी शख्सियत आती थी। शख्सियतों को मैंने पहली बार वहीं पे देखा। तो मैं मेरे मेरे अंदर एक अजीब शख्स और मैंने 70 में बहुत
71 बहुत आगाज़ है, 71। तो जोश साहब वहाँ पे मतलब ये हुसैनिया अंजुमन ईरानियान कहलाता था कराची का, एक बड़ा हॉल, जी, उसमें वो कोई इमाम बाड़ा या मस्जिद नहीं थी, एक हॉल था, उसमें जोश साहब पढ़ने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे पहले ही तमीज़न उनकी पेशवानी की थी और उसमें कुछ बंद अच्छा, पड़े थे। जी हाँ, अच्छा। तो आपको एक याद आता है क्या पढ़ा था आपने जोश साहब के सामने? या एक अब नहीं मुखम्मस याद था, है? एक मुखम्मस मुखम्मस। था, बाद में मैंने उसी को मरसी में मुसद्दस में तब्दील किया अच्छा, और फिर अच्छा। वो मैंने पढ़ा था। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं 18-19 साल का लड़का और मैं ज़ाहिर है। पढ़ रहा हूँ और जो साहब सामने हैं और मैंने उनसे इजाज़त ली, तो मेरे लिए बहुत एक होता है ना जी, एक शख्सियत जो ज़हन में होती है, तो जी, मेरे लिए बहुत ही वो भी सब 1-2 मौकों पर सर हिलाया उन्होंने, तो मुझे बड़ा जी, मेरा सीना चौड़ा हुआ जी, फिर जो जी, जी। पसंद आई थी। ज़ाहिर ज़ाहिर इतनी आइकॉनिक शख्सियत है और एक नौम लड़का उनके सामने उसको पढ़ने का मौका मिला, तो मरूबियत का भी असर बहुत रहा होगा। हिम्मत हाँ, नहीं पड़ वो रही भी होगी बहुत पढ़। आती और फिर जी, हुआ है कि हम रहते ही फेडरल में थे, जी, तो कॉलेज से अक्सर मुस्तफ़ा साहब मुझे अपने साथ वहाँ ले जाया करते थे, रोज़ साहब के यहाँ। जी। तो इतना अच्छा, आना-जाना हो गया कि मैं उसके बाद भी शाम के वक़्त भी जाने लगा। जोश साहब के नवासे थे 2, फर्रुख जमाल और जी, सिराज अकबर और खुसरो, इन सब से बड़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई। और अच्छा, उसमें ऐसे ये था कि बहुत आना-जाना होता था, जोश साहब पास चला जाता था। मैं अमूमन मगरिब से पहले जाया करता था, इसलिए कि जी, वो उनसे गुफ्तगू का मौका मिल जाता था। जी, तो अब मेरे ज़हन पर, मेरे फ़िक्र पर शख्सियत का लफ़्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता अपने लिए, शख्सियत के जी, मौजूद बहुत फंसे हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें थी जो असरअंदाज़ हो रही थी। जी, क्योंकि उसी ज़माने में शाइस्ता हमने सिराजुद्दौला कॉलेज में, मैं इंटर में था, मैंने महरे नीमरोज़ के नाम से एक अखबार जी, जारी किया, जो दीवारी अखबार होता था। अच्छा, उस वक़्त ज़ाहिर है इतने पैसे जेब में नहीं होते थे कि हम जी, कोई अखबार छाया करने के लगे या कॉलेज हमारी मदद करे। तो जी, एक दीवारी अखबार होता था, एक बहुत अच्छा खुशनवीस लड़का था, सिरदत हुसैन, वो जी, उसको अच्छा, लिखता था। हाँ, और उसमें बच्चों लड़के-लड़कियों के को एजुकेशन था, तो उनके अफ़साने, मुज्तबा हुसैन साहब की तनकीदी किताबों से हमको जी, इस्तेमाल कलम तो जी, सब पढ़ते थे उसको बहुत शौक से। ये हमारी अच्छा। बुनियादी तरबियत यहीं से हुई है। तो उसके उस अखबार को या रिसाला कि आपने दीवारी अखबार का तो पैम्फलेट की हाँ। शक्ल में निकाला, मैरी पैम्फलेट की नींद शक्ल। और नहीं, वो जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं ना बड़े, जी, तो बड़े पैम्फलेट की अच्छा, हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा। कार्ड था, बड़े उसमें लिखे होते थे। बड़े जी, ज़ौक-ए-शौक से लड़के-लड़कियाँ उसको पढ़ा करते थे। 15 दिन के लिए वो लग जाता था। उसमें खबरें होती थी, इक़्तिबासात होते थे, तनकीद के, तो बहुत बड़ी एक अदब की परवरिश ज़हन में हुई तालिब इल्मों जी। के। तो तो आप तो खुद कॉलेज के उस वक़्त तालिब इल्म थे, उस वक़्त आपने ये हाँ, मैं लिखा था? सेकंड ईयर में आ गया था और जी, मैंने फिर गुज़ारिश करके मैंने उसमें जोश साहब का नाम सरपरस्त के तौर पे लिखा, उनको बता दिया था। मुस्तफ़ा अच्छा, हुसैन साहब निगरान थे। एक हमारे उर्दू के और उस्ताद थे मोहम्मद रईस अलवी, जो बाद में कराची अच्छा, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हुए। अच्छा। तो हाँ, वो उसके मतलब समझिए सदर में मैं एक इदारे एक एडिटर के तौर पर या सेक्रेटरी के तौर पे होता था। ये जी, चीज़ें आइंदा अगर हम पर कोई लिखे या कुछ करे, तो मैं खुद को कभी इसमें मुब्तला नहीं हुआ कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, कुछ हूँ। लेकिन ये कि मैंने काम संजीदगी से किया। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट के लिए 20वीं सदी और जदीद जी, वक़्त का मौज़ू तलब किया। जी, मेरे कबाते में कुछ मुश्किलात हुई, जो हर जगह होती हैं। लेकिन बहरहाल जी। ये तो मुझे दिया गया, तो मेरा मक़ाला 1000 सफ़हात पर है और ओह! उसके लिए डॉक्टर बदरुल हसन एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने लिखा है जी, उसके ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर लिखा है कि इस पे तो डिलीट अवार्ड करनी चाहिए। अच्छा, और प्रोफ़ेसर मुमताज़ हुसैन बड़े नक्काद थे, वो मेरे जी, सुपरवाइज़र थे जी, इसके मक़ाले के। तो जी, ये मक़ाला अब देखिए इसको छपे हुए एक अरसा हो गया, 35 साल तो हो गए। बहुत ही जी। मैंने मेहनत से काम किया। इसमें अली सरदार जाफ़री साहब ने भी अपनी राय दी है और उन्होंने इसको एक अच्छा, बड़ा मक़ाला करार दिया जी। जी। तो आपके पास यहाँ होगा क्या कनाडा में आपके कंप्यूटर पे या नहीं, नहीं, मेरे पास उसकी वो होगी, यानी कि क्या कहते हैं, पीडीएफ में है। है? मैं आपको भेज अच्छा, सकता हूँ जी हाँ। अच्छा। जी, ज़रूर, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। मुझे अब तक कब का पढ़ चुकना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, मेरी ये बात मैं ज़रूर आपको बताऊँ और जी, शाइस्ता आपके
गुफ्तगू में ये बात ज़हन में रहे आपके, मैं मर्सी को मज़हबी सिंफ़ नहीं समझता हूँ। बिल्कुल सही समझते हैं। अदबी सिंफ़ है, हम उसको बिल्कुल। क्यों महदूद कर रहे हैं? हाँ, जी, देखिए लिखने को तो ग़ज़ल भी इंतहाई नाक़िस लिखी जा रही है और ग़ज़ल भी बहुत जी, शानदार लिखी जा रही है। इस बिल्कुल। मर्सी भी ऐसे होंगे यकीनन जो महज़ तबलीगी, क्योंकि देखिए मर्सी के साथ ज़्यादती है। इसी ने मुझे मुतासिर किया था कि जी, मर्सिया एक बड़ी पोएट्री है और क्यों ना मैं इस पर इसको अपनाऊँ। मेरे खून में, जी, मेरे मिजाज में, मेरे बिल्कुल। तबीयत में इसी से ग्रोथ पैदा हुई। जी, आपने ये फ़रमाया तो मुझे ज़हन में एक चीज़ आई कि एक्चुअली असल में मर्सिया जो है, जो अगर इंग्लिश के जॉनरे का देखें तो एपिक पोएट्री है ये। जी, जी। एपिक पोएट्री है, ये हाँ, किसी भी बड़े वाक़ये से, किसी भी बड़ी शख्सियत से देखिए इसकी मुतासिर हो गए जो आप कहते हैं। मर्सिया कमाली की ज़िंदा शख्सियतें हैं और जी, चलते-फिरते इंसानी रिश्ते हैं, ये जी, बड़ी अहम बात है फिर। जी, और जी। ये तो आप समझती हैं, आप खुद अदब की एक शख्सियत हैं आप। आप ये जानती हैं कि नहीं, नहीं, वाक़या है, जी, आपको ध्यान जी, रखना और अंग्रेज़ी अदबियात को आपने बड़ा छाना हुआ है। और उर्दू तो है ही आपके यहाँ। इकबाल हैदर जो आपके भाई हैं, वो जी, जी। तो बहुत जो सोसाइटी उन्होंने बनाई, वो खुद शेर-व-शायर। भाई भाई तो लाखों में एक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर बिल्कुल। आपके घर पे यहाँ पे जहाँ पे आप कैलगरी में रहती हैं, वहाँ जी, पे हॉल के यहाँ कौन नहीं आया? रिश्तेदार जाफ़री वहाँ आ रहे हैं, जी, यहाँ जी, पे मोहम्मद हसन वहाँ आते थे और बहुत। कैफ़ी आज़मी वहाँ पर इकबाल से हमारी बड़ी दोस्ताना था। जी, और फिर ये जी, कि आपको याद होगा 2013 में जब मैं जी। पहली मर्तबा मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था और मैं हुँ। हेलीकॉप्टर में आया हूँ, तो मैं अपनी अहलिया के साथ वहाँ आया था आपके यहाँ। जी, 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 तो मुझे बड़ी याद है। पूरी तारीख़ जमा है। तो ये बहुत सी बातें हैं, क्या-क्या कहा जाए। जी। आपने प्रोफ़ेसर मुज्तबा हुसैन का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा था आपके लिए कि हिलाल उम, इतना अच्छा तहक़ीक़-निगार, इतना अच्छा शायर नहीं हो सकता। तो आपने इस बात को गलत साबित किया है। तो वाक़ई आप शायर इतने पोटेंट हैं और तहक़ीक़-निगार इस कमाल के हैं, इस बला के हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी अपनी तहक़ीक़ में और तदवीन और तालीफ़ में सर्फ़ कर दी अच्छा, मेरे और बहुत से अहबाब जो हैं, जो बहुत से हमारे साथी हैं, वो ये कभी जी, कहते हैं यार कि ये क्या बात हुई? तहक़ीक़ में कहाँ चले गए? बात ये हुँ, होती है, मैं वही कहता हूँ, आप ये कैसे कह देती हैं कि जोश का लहज़ा ये है, नज़ीर अकबर आबादी का ये है, अनीस का जी, ये है, मेरा ये है, फलाँ शख़्स का ये है। वो लहज़े बन जाते हैं, शख़्सियतें जी, बन जाती हैं, तौर-तरीक़े अपना जाते हैं, जी, अफ़्तार आ जाते हैं उसमें। तो मेरे जो चीज़ें थी, तो मैंने तो जब इन चीज़ों को किया है, तो आप सही बात कह रही हैं कि वो हाँ, जो मुश्तबा साहब ने कहा तहक़ीक़ का, तो वो मेरे यहाँ रोज़े अव्वल से है। जी। तो वो चीज़ें आते-आते आगे आई। मैंने भी बाद में बहुत रसायल भी आपके तो मिज़ाज में है, आपके मिज़ाज में है बहुत तफ़सीर। मिज़ाज के साथ है। जी, मतलब बिल्कुल। शायरी और एक है अजीब-सी बात कि मैं एक तरफ मतलब ये कि तहक़ीक़ में काम करता हूँ और एक तरफ शायरी है, दोनों चीज़ें। और तहक़ीक़ में भी आपको मैं जानता हूँ 2 मौज़ूआत मेरे ख़ास तौर से रहे। एक तो मैंने जब मैं पीएचडी कर चुका, तो जी, मैंने फिर तय किया कि मरसी को और संजीदगी से लिया जाए। तो रिसाई जी, अदब के नाम से मैंने एक अदबी रिसाला जारी किया जी, है। जी, और इसके साथ-साथ जोश शनासी, जो जोश साहब शख्सियत के तौर पे मेरे काम फैले हुए नहीं हैं। मैं जी, ऐसा एक बड़ी अहम बात एक आजिज़ाना तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं इसका कायल नहीं। आजकल आप देखिए असातिज़ा की किताबें आ जाती हैं तनक़ीदी। क्या है? जी, पहला मज़मून नज़र आबादी एक अवामी शायर, दूसरा जी, मज़मून आतिश की ग़ज़ल का मुताला, तीसरा मज़मून अमजद की शायरी, चौथा जी, परवीन शाकिर उर्दू ग़ज़ल, तो पाँचवाँ शाहिदा हसन की शायरी में फलाँ, ये मौज़ूआत आ जाते हैं कि या जी, हमारे यहाँ इशरत आफ़रीन की शायरी क्या है। मैं आमतौर पे इस जी, तरह के मैंने तनक़ीदी मजमे किए नहीं। मैंने इसको अहमियत दी कि एक शायर पे डट के काम किया जाए। फ़ोकस रखा अपना। और जोश साहब के लिए मेरा हमेशा से प्लान ये था कि दोनों मज़लूम हैं। मैं मर्सी को भी मज़लूम जी, शायरी कहता हूँ कि अहमियत ही नहीं दी जाती। ना जी, पढ़ाया जाता है, उसको बिला वजह मंसूब कर देते हैं किसी से, किसी जी, फ़िक्र को, इंतहाई जबर है, ज़ुल्म है। जी, देखिए, बिल्कुल। ये वाहिद शायरी है जिसको सबने अपनाया है। जी, फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ नात इस तरह नहीं मिलती, जिस तरह फैज़ साहब के यहाँ उनसे मिल जाता है। जी, तो फैज़ हों या शौकत थानवी हों या मुस्तफ़ा ज़ैदी हों, ये देखिए कितने किस तरह के बड़े शायर हैं। ख़ास शौकत थानवी तो ख़ैर वो तो उनके तो मिज़ाह है, लेकिन उनके मरसिए भी आप पढ़िए। मेरी किताबें अच्छा, मरसी की जी, नायाब आवाज़ें, जी, फिर मैंने फैज़ साहब और
अब सरदार जाफरी तक ने मर्सिया लिखे, तो जी, मर्सिया को मुझे एक बुनियादी जो शिकायत रहती है कि मर्सिया को मजहबी सिर्फ समझ के आप मुक़य्यद ना कीजिए। जी। मुस्तफ़ा इसके ज़की जी, इसके बहुत अनासिर हैं हिलाल भाई, हाँ, एक्चुअली हाँ, इसके बहुत बहुत, मतलब है। हाँ, बहुत सोशल और इंटेलेक्चुअल, और हमारी एक्चुअली तहज़ीब तो हमारी पनप पाई नहीं है, तो हाँ, हम एक अपने हद से ऊपर देख नहीं सकते, और जो लोग देख सकते हैं वो फिर वो बातें कर नहीं सकते जो आप, जब तक शख्सियत की ग्रोथ नहीं होती, जब तक आपको इंसाफ करना आता नहीं। देखिए सर, बहरहाल वो देखिए जी, शाइस्ता एक बात मैं कहता जाऊँ, भूल ना जाऊँ, जी, मुझसे मैंने मर्सियों को किसी चारदीवारी में महदूद होके नहीं पढ़ा उस तरह। मुझसे अहमद बिल्कुल, हमदानी साहब ने कहा कि मेरे यहाँ मर्सिया पढ़ो। मैं चला गया उनके यहाँ, तो वहाँ जी, के सामीन में अज़ीज़ हामिद मदनी, सलीम अहमद साहब और नसीर तुराबी, उबैदुल्लाह अलीम और जी, कौन-कौन वहाँ मौजूद नहीं था, राज़ी कुरैशी वगैरह। और जी, मैंने उस तरह खुलेआम उसको पढ़ा है। और मदनी साहब जैसे अशख़्स थे, जिनको मैं खुद जी, बड़े शायरों में बहुत बड़े शायर हैं वो जी, खुद बहुत मुझसे बाद में और तो बहुत उन्होंने मेरी पज़ीराई की, कहा कि भई तुमने तो नए ज़ाविये अपनाए हैं इसमें। तो जी, मैं इसी ज़हन का आदमी हूँ और मैं मर्सी को शायरी शायरी है, कोई मुझसे कहता है जी, गज़ल कहीं यहाँ लिखी है, लेकिन जी, के एक बात अर्ज़ करूँ, मर्सी की पढ़ाई के मुस्तफ़ा ज़ैदी को कौन नहीं जानता? कैसा बिल्कुल, बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। मुस्तफ़ा ज़ैदी कोई नहीं था और चीज़ें उनकी देखिए, उन्होंने मुझे क्या हैरत, कुछ एक जगह लिखा है जी, उन्होंने कि मेरी सबसे बड़ी शायरी जो है वो है ए करबला, बाद हुँ, इमाम लश्कर तशना दहाँ जो कुछ तशना हुआ, जहाँ जो कुछ ये हुआ, कहना किससे करते रहे। कहूँ, कैसे तो बड़ी बड़ी शायरी है। तो मैं उसी उसी कारवां में मैं भी शरीक हूँ, चाहे गर्द जी, कारवां में हूँ, कि जो मर्सी को एक पोएट्री समझते हैं। आप गर्द कारवां हैं, तो फिर कारवां कौन है? ये बताइए, आप कारवां हैं। आप सरख़ीर हैं इस हमारी सदी में मरसिए के। आपने अभी ज़िक्र किया कि आपकी जो मेरे निमरोज़ आपने रिसाला निकाला, और बहुत रिसाई अदब, मैं माज़रत, रिसाई अदब रिसाला निकाला, आपने कितने अरसे तक उसकी इशाअत जारी रखी? शायद हमने 96 में निकला है, जब मैं अपने डॉक्टरेट वगैरह से फ़ारिग होके मेरा मक़ाला वगैरह छप चुका था, तो अच्छा, मैंने जब ही निकाल दिया, अच्छा। हाँ, मेरे ज़हन में था रिसाई अदब जारी की जाए। 30 साल हो गए इसको, इसके 36 शुमारे अब तक आए हैं और जी, मैंने उसमें ये शुमारा में सरासर अदबियात होती थी इसमें, और मैंने कोई ऐसी चीज़ शायद नहीं की जो मर्सी को महदूद करे। और उसमें बड़े-बड़े जी, लोगों के मज़ामीन हैं, ख़ुतूत हैं और जी, उस आली तो बहुत ही मुतासिर हुए। वो जी, फिर वहाँ नेपाल एडिटोरियम में अनीस नंबर जो है 1200 पेज का इशाया किया था मैंने, और इसके ऊपर जी, डॉक्टर गोपीचंद नारायण ने कहा था भई ऐसा अनीस नंबर हमारी नर्सरी गुज़रा, 100 मक़ाले हैं उसमें, जी, 100। और इसी तरह दबी नंबर और फिर अभी छोटे नंबर मतलब प्रोफ़ेसर करार हुसैन नंबर, और हुँ, अभी आखिर में जो जब मैं कराची से यहाँ आया हूँ, उससे पहले जो नंबर शाया हुआ, वो प्रोफ़ेसर मुज्तबा हुसैन, 250 जी, सफ़े है। जितने मज़ाहिर उनका जितना काम था मर्सिया पर, अच्छा, वो हमने जी, शाया किया। एक उनकी जी, अलग किताब तनक़ीदी कुल्लियात मैंने तरतीब दी। मैं अपने असातिज़ा में 3 लोगों को शुमार करता हूँ, जोश जी, मलियाबादी, जी, मुज्तबा हुसैन और हज़रत नसीम अमरूवी, जो तरक्की उर्दू बोर्ड में जोश साहब के यकीनन, साथ लुग़त साज़ी में शरीक थे। ये तो और इन तीनों में यकीनन, मैंने बहुत काम किया है, हुँ, और सबसे जोश साहब पर। जी, तो आपके ऐसा जी, रिसाई अदब तो शाइस्ता, अब ज़ाहिर है कि कोई देखे इसको तो अंदाज़ा होगा कितना वक़ी शुमारा है। जी। तो अभी इसको कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है? अभी रिसाला जारी है ये? नहीं, अभी कोई 1 डेढ़ साल से नहीं आ रहा है। कोई मेरी जी, मेरी तबीयत और मेरी सेहत की ख़राबी ने बहुत से काम रोक जी, दिए। एक जोश साहब जी, का काम चलाता रहा, वो चल जी, रहा है, वो अब तक आ रहा। जोश साहब पे जी, तो मेरी 14-13 किताबें आ चुकी हैं। जी, जी। और ये तो आपने ख़ैर रिसाई अदब तो बहुत अरसे तक आपने उसको शाया किया है। लेकिन जब ये 1999 में जो सदी मनाई गई थी, ज़ाहिर है जोश लिटरेरी सोसाइटी कनाडा और इर्तिक़ा के ताउन से भाई ने इतना बड़ा मार्का असर किया था, तो उसके बाद आपने जोशनासी भी का इज़्रा भी उसी वक़्त हुआ था। हाँ, मुझे उसी याद वक़्त हुआ है। पड़ता है कि साथ ही जी हुआ हाँ, था इसका वो इज़्रा। जोश शनासी में मैंने देखिए, मैंने अपने आप जानती हैं कि रसाइल की इशाअत कोई मामूली काम नहीं है।
मैंने बिल्कुल। खुद अहमद नदीम कासमी को ये कहते सुना है कि वो मेरे सामने जमीलुद्दीन आली ने उनसे पूछा, अंजुमन तरक्की उर्दू कराची में एक प्रोग्राम था, वहाँ कासमी साहब भी आए थे और आली जी, साहब भी थे। तो जी, आली साहब ने कहा कासमी साहब से, कासमी साहब क्या बात है, फ़नून की रफ्तार कम हो गई। तो कासमी साहब ने कहा, ये मेरे सुने हुए लफ्ज़ है कि साहब हमसे इश्तिहारात की भीख नहीं मांगी जाती। यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पज़ीराई तो होती नहीं है। आप बिल्कुल। गांधी लाइब्रेरी कराची को देखिए, बेदी लाइब्रेरी कराची की, और हुँ, लियाकत नेशन, यकीन करें इतना अदबी रसायल का सरमाया है कि अच्छा। मेरा तो कलेजा फटता है कि किस तरह के हम किस दौर में रहते हैं। हमारी हुँ, हुकूमतें एक कसीर सरमाया क्यों नहीं खर्च करती इन चीज़ों के ऊपर? इतना बिल बड़ा सरमाया है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हैरान होता हूँ। अदबियात के अदबी रसायल के ख़ास तौर से, बहुत जी। बड़ा सरमाया है, कुछ नहीं होता उसके लिए। पूरे मुल्क के बजट में तालीमी के लिए कितना मुख्तस किया जाता है, ये हाँ, देखिए। हाँ, ठीक है, तो अब वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम लोग जी, बड़े बदकिस्मत इन मामलों में कि हमारी जी, जो अशराफिया है वो उसके ऊपर खर्च वर्च नहीं करती, लोग अपने तौर पे कर लेते हैं। तो जो जी, शनासी मैंने अपने तौर पे निकाला, बगैर इश्तिहार के। जी, मैं और मेरी अहलिया जो जी। उर्दू अदब की एम ए थी, मेरे साथ थी, हमने मिलके कहा भाई ठीक है, वो भी पढ़ाती थी एक स्कूल में, टीचर थी, हुँ, मैं पढ़ाता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो हमने अपने सरमाए से शुरू वो तो किया। आपके दस्तराज़ थी, आपके तो हाँ, सोलमेट थी आपकी तो हमने फिर वो शरीक जोश है। शनासी निकाला कि जोश जी, देखिए एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से मंसूब करके उनसे मखसूस शुमारा हो सकता था। बेताजा बिल्कुल। लिखा है उन्होंने। जी, जी, 3 आदमी मुझे बेताज नज़र आते हैं कि नज़ीर अकबर अवधी और जोश साहब और अनीस, कि इनके नाम से जी, आप एक रिसाला मुस्तकिल जारी कर सकते हैं। जी। वो जो कहा उन्होंने ना, तो इकबाल मैं सही कसरत इकबाल ज़हूर से इकबाल नादीद के नहीं हूँ नाम से जोश। नहीं, जी, इकबाल की जी, इकबाल के साथ एक आसानी है, इकबाल को हुकूमतों की पज़ीराई है पीछे। हुकूमतों का हाथ है सर पर, तो इक़बालियात के बारे में बहुत काम हो जाता है। बाकी जी, जी, गालिब हैं, अनीस हैं, जोश साहब हैं, इनके लिए ज़ाहिर है जी, महरूमियों के बहुत से पहलू होते हैं। गालिब को जी, फिर हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल हो जाती है, जी, फंड मिल जाता है। जी, बिल्कुल। लेकिन जोश साहब हैं या अनीस हैं, जिनके ये नज़्म के बड़े लोग हैं, जो इनके यहाँ वो चीज़ नहीं है। जोश साहब के साथ तो खाली ये सिर्फ नहीं कि पजीराई नहीं हुई, हाँ, जोश साहब के साथ तो मखासमत ही रही है शुरू से। हाँ, शायद वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि हर एक को अपने लिए खतरा महसूस होता था कि फिर हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा नहीं एक अगर ज़माने इनकी। आते हैं, मुझे यकीन है कि अदब की तारीफ़ में ये होता है, शायरी तख्लीक़कारों का। एक ज़माना आएगा, अभी जोश को आप समझने का पुरुमीद है। हैं? आप हाँ, पुरुमीद आपने हैं? तो किया, अच्छा। आपको याद हो सही, जो समझेगी मुस्तक़बिल की रूह, जो उसके आज आज अगर रुसवा ये मर्द ना मुसलमान है तो क्या? यही है हाँ, ना? ये हाँ। जी। आपके सुखनवर का के खुतूत का हिस्सा बड़ा बहुत ही वसी है। उसमें अली कर्रान नकवी, मौलाना अली कर्रान नकवी की का खत पढ़ रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि जॉन एलिया ने किसी के घर में आपका मरसिया हाथ आपसे सुनकर आए थे। तो घर में आके कहने लगे कि ये सबको खा जाएगा। ये किसी की इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। और फिर आपका कोई इन्होंने एक वो अलकलम के मुदीर को आपने कोई खत लिखा था, तो पढ़ा तो उन्होंने फरमाया कि नस्ल निगारी में भी हिलाल क़यामत ढा सकता है। तो आपको कितनी दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ जॉन एलिया के सामने अपने मरासी सुनाने का? देखिए जॉन साहब तो देखिए मेरा ताल्लुक अमरोहा से है, ताल्लुक से मुराद ये मेरे ज़ाहिर अबॉल है। से, मेरे जी, अबॉल। एक होती है बिरादरी, एक होते है करीबी अज़ीज़। जी, जॉन साहब हमारी बिरादरी का हिस्सा हैं और अमरोहा जी, से ताल्लुक़ है, अमरोहे की यहाँ बहुत अहले अमरोहा ने अदबियात के फ़रोग़ के लिए बहुत कुछ किया है कराची में, मुशायरों की जी, बुनियादें कायम की। तो जॉन जी, साहब से तो हर वक़्त का मिलना-जुलना इन मानों में था कि जी, मैं उनके साथ उस तरह घूमा-फिरा नहीं हूँ कि होटलों में बैठ रहे हैं और जॉन साहब के जी, साथ रातें गाली कर रहे हैं। लेकिन जब जी, बैठे संजीदा गुफ्तगू रही। मेरे दोस्त जी, अली फराज नकवी जो मेरे नौजवान बचपन के दोस्त थे, और हुँ, इनके जो वो जॉन साहब उनके चचा होते थे रिश्ते में। और आपके इल्म में होना चाहिए जॉन एलिया के आखिरी 5 साल जो हैं वो अली करारी क्या गुज़रे। जी, जी, भाई से सुना मेरा मैंने अली ये। करार क्या बहुत जाना होता था, तो वहीं जॉन साहब के पास बातें होती थी। तो जी, वो कभी उनको कोई बंद सुना दिए तो बड़े जी, मुतासिर होते थे। एक दिन तो जी, पूरा मरसिया सुनने आए और हाथ का मरसिया सुना, बहुत उनकी अजीब कैफ़ियत थी। वो तो थे अजीब, जी, अजीब हलचल थी उनमें।
उनका मिज़ाज हाँ, अनोखा था। जी, वो गुज़ारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुज़ारी। ज़िंदगी गुज़ारी। उनका मिज़ाज था, तो बरसी में तो दीवाना अजीब कैफ़ियत हो गई उनकी। बार-बार जी, मुझे प्यार करते थे और साथ-साथ ये भी कहते थे, "अरे भई हिलाल, तुम्हें बड़ी खूबियाँ हैं, एक खूबी नहीं है करेगा, बताइए, हुक्म कीजिए।" जी। कहने लगे, "तुमने शलवार क्यों पहनना शुरू की थी? तुम्हें पजामा पहनना चाहिए।" अच्छा। तो इस तरह की बातें उनमें बहुत थी। अच्छा, मेरी जी, बेटी है अलीज़ा बतूल, जो जी, मसकत में होती है, वहाँ पढ़ाती जी, है। तो जी, वो उसकी शादी जहाँ हुई है, वो रईस जी। अमरोही के एक दामाद हैं जर्रान नकवी। अच्छा, उनके भाई जो है वो मेरे समधी हैं, तो एक ये यूँ भी सिलसिला कायम हो गया। लेकिन ये लोग जी, तो बरादरी नहीं शुमार होती, ये तो ये कि जी, हमारे अदब के जी, अहबाब हैं, हर जी, रोज़ आना-जाना, बिल्कुल। मिलना-जुलना। जी, वहाँ पे बिल्कुल। तकी से मुत्तकी साहब के यहाँ जो लॉन था, जी, वहाँ जी, पे जो साहब जाया करते थे, जी, रईस साहब होते थे, जॉन साहब, वहाँ बड़े-बड़े लोग जी, आते, बड़ी जी। अल्लाह हफ़ीज़ को हमने वहीं देखा और ताबीज़ देने भी आप आ जाते थे। जी, बिल्कुल। आपसे आपके मरसिए की एक और जो सबसे बड़ी खूबी या आपका समझिए तनव्वुह है, हालाँकि आपसे पिछले मुलाकात में आपने बताया कि नून मीम राशिद ने शुरू किया था तीसरा मिसरा उस रदीफ़ काफ़िये से हट के और फिर जमील मज़हरी साहब ने किया, लेकिन आपने इसमें जो-जो निकाले हैं गोशे और उसको जो मानवियत में इज़ाफ़ा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। उस पे भी हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ गुफ्तगू करें, कुछ फ़रमाएँ और उसके बाद एक चीज़ और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ प्रोफ़ेसर कर्रार नक़वी और उनकी साहबज़ादी शाइस्ता रिज़वी शाइस्ता ज़ैदी, उन दोनों प्रोफ़ेसर के करार बारे हुसैन जी। प्रोफ़ेसर करार हुसैन, अच्छा, प्रोफ़ेसर करार हुसैन, हाँ, प्रोफ़ेसर हाँ। करार हुसैन और शाइस्ता ज़ैदी दोनों से भी बड़ी उनसे तो हम कभी मिले ही नहीं। हम लोग तो इतने इस मामले में बदनसीब थे कि हमने मैच्योर ज़िंदगी तो पाकिस्तान में गुज़ारी नहीं। 22 साल टोटल शुरू में रहे, उसके बाद फिर पाकिस्तान से निकल ही आए। तो हम लोगों ने इन शख्सियतों को अपने वालदैन से सुना है। प्रोफ़ेसर करार हुसैन को के बारे में वालिद हमारे बहुत ज़िक्र करते थे, भाई बहुत ज़िक्र करते हैं। आपकी उनसे कितनी रही हैं मुलाकातें और आपने उनको कैसा पाया? असल में करार साहब एक बहुत ही सरपरस्ताना उनका तौर तरीका होता था। मुश्तबा जी, हुसैन साहब से हम मिलने गए थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, जी, उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ पे रहो हमारे साथ। तो प्रोफेसर करार हुसैन साहब वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी के। जो भी उनसे मुलाकातें होती थी, लेकिन वो इन चीज़ों में भुलाते थे। मैंने देखा कि वो मनखबत पढ़ने भी आ जाते थे, सलाम भी पढ़ा करते थे और उन्होंने एक मरसिया भी लिखा है, जो मैंने अच्छा, मरसी के नायब आवाज़े में शामिल किया। तो जी, फिर उन्होंने मुझसे याद है मुझे, उन्होंने मुझसे एक मरतबा कहा कि भई तुम हमारे घर मरसिया पढ़ो। तो उस वक़्त ताज हैदर साहब मौजूद थे, उनके भाई हैदर करार और अच्छा, मुझे बहुत अज़ीज़ लगती थी शाइस्ता ज़ैदी साहिबा, बहुत अज़ीज़ जी, लगती थी। मुझे बच्चों की तरह डील करती थी, भई हिलाल तुम हमारे यहाँ पढ़ने आओ मरसिया। तो मैंने फिर उनके यहाँ नशस्तें होती थी, मैंने कई मरसिए उनके यहाँ पढ़े। तो जी, मुझे खुशी है कि मेरे लिए बड़ा इज़्ज़त का मुक़ाम है कि प्रोफ़ेसर करार हुसैन सुन रहे हैं और ज़रूर जी, बाद में हमारे ख़्याल करते थे। तो जी, तो हमें हमें ये फ़ख्र है अपनी जगह कि हमने अहले दानिश के सामने ये चीज़ें पेश की हैं और अहले फ़िक्र को हमने सुनाया है। और बिल्कुल। आम आम सामीन भी होते थे, वो हमने आम जगहों में पढ़ा है, लेकिन हमने इनको सुना के हमें बड़ी तक़वियत हुई है। जी, जी। और अब आप उस बात पे हम आ जाते हैं कि मरसिए के बंद के जो तीसरे मिसरे में आपने हाँ, जो इज्तिहाद किया हाँ, आपने अभी मुझसे पूछा था, मेरे ज़हन से जवाब देना रह गया इसका। जी, देखिए अ, हम हमें इससे बड़ा इत्मीनान हुआ अगर हम खाली शायर होते। हमारा जो जी, मुताला तनकीदी और तहक़ीक़ी हवालों से होगा, तो उसमें हमने मरसिए के इस हयात के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा। तो मैं देखता था कि लोग कहते हैं भई ये मुसद्दस लिखा जाता है, आज़ाद नज़्म लिखी जा रही है, नसीह नज़्में लिखी जा रही हैं, इसमें क्यों नहीं लिखे गए मरसिए? रईस अहमद ने आज़ाद नज़्में लिखा है। मैंने फिर सोचा कि भई क्यों ना मुसद्दस में कोई तब्दीली की जाए। अच्छा, मुसद्दस का आप दूसरा मिसरा बदल दीजिए, बेजान हो जाएगा। चौथा बदल दीजिए, बेकार हो जाएगा। तो हुँ, इससे तीसरा मिसरा देखिए, किसी को पता नहीं था कि नून मीम राशिद ने काम किया, किसी को और ना हमने उनको हमें खबर थी। हम तो जब तहकीक कर रहे थे और पीएचडी का मकाला आखिरी हफ्ते गुज़र रहा था, तो मैंने जी, फिर जमील मज़हरी के 3 मरसिए देखे। अच्छा, ये बता दूँ आपको पाकिस्तान में
जमील मजहरी की कुलियात भी मैंने एडिट की है, मर्सिए की, जी, जोश साहब की भी। तो मैं जब उनको एडिट कर रहा था, उनके 10 मर्सिए थे, इनमें 3 मर्सिए जो हैं वो तीसरे मिसरे के साथ थे। वो भी बड़े शायर हैं जमील मजहरी, और जी, उनके मतलब उनका अच्छा, अदबियात के लोग, मुश्किल ये शाइस्ता कि अदब के लोगों को फौरी एक्सेप्ट नहीं किया था। हमारे यहाँ जब मर्सिए पढ़े जाते हैं तो वो चाहते हैं भाई वही चीज़ें हों मर्सिए में, भाई ये क्या चीज़ें आ गई। तो जोश साहब जी, के तो पूरा पस मंज़र है, और खुद जमील मजहरी के भी कमाल की चीज़ें लिखी गई। जी, तो मुझे बिल्कुल। तीसरे मिसरे ने मुतासिर किया। और फिर मैं जी, जानता था कि रुबाई की जो खूबी है कि अगर रुबाई का तीसरा मिसरा वो आप मुक़य्यद कर दीजिए काफ़िये वाला, तो रुबाई बेकार जी, हो जाएगी। बिल्कुल, रुबाई में बिल्कुल। जान ही उससे आती है। एक तो ये मेरे ज़हन में था, और फिर जी, जमील मदरी। अच्छा, जमील मदरी के बारे में ये सब जानते हैं कि उन्होंने वो अपने जहाँ रहते थे, बिहार में थे वो, उन्होंने वहाँ भी जी, इसको इतना नहीं पढ़ा। गज़नफ़र नवाब अच्छा, दानिश बिहार जी, से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था, वो जमील मदरी के साथियों में भी थे उठे-बैठे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जमील साहब पढ़ते नहीं थे, तकल्लुफ़ करते थे, कहीं पढ़ दिया। हमने जब इसको 80 में अपनाया, तो फिर तो ताबड़तोड़, अब ये हम 2026 में आपसे बात कर रहे हैं, मैंने मुसलसल इसी पे लिखा और बेइंतहा पढ़ा, और मुझे जी, इसमें बड़ी फ़ोर्स नज़र आती है। मैं वही कह रहा हूँ जो जो तीसरे मिसरे में होती है। देखिए, जी, नादान लोग कहते हैं, नादान लोग ये भी कहेंगे कि भाई इसमें काफ़िये की बचत क्यों नहीं, काफ़ी को बचत नहीं है, काफ़ी बचत से क्या ताल्लुक है? मैं कि ये काफ़ी कमी है, तो फिर मैं आज़ाद नज़र लिखने बैठ जाऊँ। मैंने तीसरे मिसरे में जो ताकत देखी, अच्छा मेरे में थी, पैमाना क्या है? जी, सामीन, जी, सामीन पैमाना है। सामीन, मुझे आज तक 40-45 साल हो गए इस तीसरे मिसरे के साथ पढ़ते हुए, मुझसे कभी किसी शख्स से नहीं कहा। हाँ, शुरू-शुरू में महसूस होता है। आपने मुझसे एक मर्तबा शाइस्ता साहिबा कहा था कि जब आपने पढ़ सुना है, तो थोड़ी देर में थोड़े एक आर्ज़ी तौर पे आपको लगा भई ये कैसे हज़म होगा, क्या होगा? जी, आपने जी। मुझसे कही थी, आप वो राय दीजिए, मुझे अच्छी लगी थी आपकी राय। जी हाँ, मुझे क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने आपसे मर्सिया सुना और पढ़ा भी, तो क्योंकि बचपन से अनीस और दबीर को पढ़ते सुनते हुए, फिर जोश साहब तो हमारे घर में जोश साहब, ज़ाहिर है, उनका तो इतना तज़किरा होता था कि मुझे याद पड़ता है कि जब अलामा अफ़्कार शाया हुई थी और वालिद हमारे खरीद के लाए थे, तो उनकी आदत थी कोई चीज़ एक पीस ज़रूर सुनाते थे हम लोग को अपनी आवाज़ में। तो उन्होंने सुनाया है अलामा अफ़्कार में ये एक तारा, और वो आँसुओं से रो रहे थे, आँसुओं से रो रहे थे। ओह! और हाँ, और कहने लगे कि ऐसा लगता है कि 7वें आसमान पे बैठा हुआ है और सारी दुनिया को एक नज़र से देख रहा है। ये कह रहे थे, रो रहे थे। तो इस तरह की उनकी कैफ़ियत होती थी। तो ज़ाहिर है हम लोग उससे वाकिफ़ तो थे शेर-ओ-अदब से, थोड़े बहुत उनके तोफ़ैल में। तो हमें जब पहली दफ़ा हमने तीसरा मिसरा उस रदीफ़ से बाहर देखा तो हमें थोड़ा अजीब-सा लगा। तो हमने आपसे कहा भी था कि हेलाल भाई हमें मज़ा नहीं आया, कुछ इस तरह का जुमला कहा था। तो फिर आपने यही एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब हम पढ़ते हैं तो हमें आपकी ज़ाहिरा शायराना अप अपनी खिलकत को शायरी जानता है, तो आप उससे जो कुछ काम ले सकते हैं, वो चारों मिसरे अगर हम काफ़िया होते तो नहीं ले सकते थे। फिर आपने इसमें तज़मीन भी बड़े ज़बरदस्त की है। कभी इकबाल को कोई मिसरा बाँधा है आपने तीसरे मिसरे में, कभी किसी और के किसी मिसरे को इस्तेमाल किया है, तो बहुत बहुत बेमिसाल चीज़ है। तो हमने अपने आप को आई स्टैंड करेक्टेड कि वो चीज़ हमें नई लगी थी, इस वज़ह से हमें थोड़ा-सा वो लगा था, अनहोना-सा। अब आप बताइए, आप बहुत थक तो ना, नहीं गए? हमें तो तीसरे में बड़ी फ़ोर्स नज़र आती है, बल्कि फ़ोर्स है, बिल्कुल। सबसे पहले जिन लोगों ने इसकी तारीफ़ की, उसमें कैफ़ी आज़मी साहब ने बहुत मुझसे कहा। उन्होंने कहा, "भई, ये तो अच्छा, आपने अजीब।" हाँ, उन्होंने कहा, "मैं तो अकेले में तन्हाई बैठ के आपका मरसिया मैंने पढ़ा है, और जी, एक गूंज के साथ पढ़ा है।" तो जी, क्या यानी उनका कहना ये था कि अच्छा, कैफ़ी आज़मी साहब की आवाज़ देखिए, कैसी जी, खूबसूरत आवाज़ थी। जी। तो हाँ, उन्होंने इस मरसिए ज़बरदस्त। को मेरे हाथ के मरसिए में उन्होंने लिखा भी, इसका पेश लफ्ज़ भी लिखा। वो कहते हैं, "भई, मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ।" क्योंकि ये कोई अनीस से नाराज़ नहीं है, बल्कि ये मज़ीद एक आप समझिए एक और दरियाफ़्त आपने किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, आप हाँ, नई-नई इनोवेशन करें, मैं चलें उसी तो को बुनियाद बनाऊँगा जो मैंने अभी आपसे बात की, रुबाई। जी, रुबाई का जी, तीसरा मिसरा अगर मुक़य्यद ना हो, तो रुबाई की जी, ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। मैंने इसमें अपनाया, और देखिए, इसमें लोग गलत समझते हैं कि ये सहूलत नहीं है, मुश्किल है। मैंने चौथे मिसरे को लिखने के बाद बैत लिखना मुश्किल हो जाती है।
अच्छा। तो जी हाँ, चौथे मिसरे में असल बात आ जाती है ना, हमने हम्म। असल बात तो चौथे मिसरे में कह दी, अब बात खत्म जी। हो गई, जैसे रुबाई, और उसके बाद क्या हम्म। करेंगे? तो मुझे तो हम्म। मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है इब्लाग बहुत हो गया, बहुत अच्छा। इब्लाग हो गया। जी हाँ। अच्छा, अब इस ख्याल को ज़हन में रखते हुए दोबारा मर्सिया पढ़ेंगे। वो भी हाँ। जो आपके हैं और दूसरे भी, ताकि अच्छा मैं देखिए, समझती मैं थी कि मैं शायद से एक बात जो जी, आप अदबियात की हैं, आप एक बहुत ही लिटरेचर को जानने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूँ आम लोग जो कि सुनने आते हैं मरसिया, जी, रिवायती लोग, जिनकी जी, उम्रें गुजर गई, अनीस और दबीर और ताशुब और मुनीस और शहादतियों में बनी, वो जी, मिर्जा आउसूफ सुनते सुनते और हमारे यहाँ तक पहुँच गए। सरदार जी, नकवी साहब, उम्मीद फाजली, यावर अब्बास, ताबिश जी, देलवी, सफर बरवादी, इन सबको सुन के उम्रें गुजर गई जिनकी है, वो तो हैरान, वो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मर्सी आपका रोक रहा है हमें। जी, मैं इसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जी, कि रिवायती लोग जो है, रिवायती सामीन, अगर वो बहुत मुतमिन होते हैं, उससे आज तक किसी ने नहीं कहा। मैं बरसा बरस से पढ़ रहा हूँ, मैंने जी, देखा किसी ने ऐसा कहा। और अब कराची में कई लोगों ने देखिए तीसरे मिसरे को अपनाया है, बहुत लोगों ने। जी, अहमद दबीर बिल्कुल, हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, अब तो खैर बड़ी शायरी में इस्तेकाम है उनकी। उन्होंने जी, तीसरे मिसरे के साथ मरसिया लिखा। तस्वीर फातिमा, कराची में उन्होंने तीसरे मिसरे में लिखा। यहाँ पे अच्छा, कनाडा में आपके यहाँ है, आपके अख्तर आसिफ जैदी, अख्तर जी, जी, आसिफ को आप जानते हैं। अख्तर जी, आसिफ ने जी, कई बहुत अच्छी, मरतबे तीसरे जी, मिसरे के साथ लिखे हैं। तो अच्छा, अपने यहाँ लोगों ने कहा भाई एक ज़बान में ऐसा लगता है ये इब्लाग बढ़ गया जी, है। जी। तो अख्तर आसिफ भी तो टोरंटो में हैं, आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी हाँ, उस चीज़ में मुलाकात हो अच्छा, जाती है। जी, ये तो आप जानते हैं कि मैं इस वक्त तो ये भी जी, लोग सुनने जो लग रहे हैं, हुँ, मैं यहाँ टोरंटो में खुद मौजूद हूँ, कनाडा जी, में। जी, जी, मेरा बेटा रहता है, यहाँ पर हूँ। आप इस वक्त कैलगरी में, मैं इस जी, वक्त बिल्कुल, यहाँ पे जी, कनाडा के एक शहर में हूँ, जी, लंदन जिसका नाम है। तो ये जी, आपसे बिल्कुल, गुफ्तगू हो रही है। जी। जी। तो आपके मरासी के लिए महासिन शेरी तो इतने हैं, आपकी रुबाई हो, मरसिए हो, मुसद्दस जिन्हें मैं कहूँ, या जो भी इतनी एपिक पोएट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ के एक तो आपकी जो फ़िक्र की अ, फ़िक्र का तसलसल जो आपकी मरसिए में है, कि पहले मिसरे से लेके आखिरी मिसरे तक आप उस थीम को निभाते हैं, उस मरकज़ी ख़्याल को निभाते हैं, वो बहुत ही बेमिसाल और इंतहाई, मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं कि इंतहाई क्लासिक चीज़ है। तो उसमें कितनी आपको दुश्वारी होती है, या आपके लिए ये बिल्कुल फितरी है कि आपको नहीं, अ, शास्त्र मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मिजाज और शख्सियत का हिस्सा बन गया है। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो, क्योंकि मैं, अच्छा आप जब बात करिए तो मैं बताऊँ मौज़ूआत जब मैंने इंतख़ाब किया है पर्चियों जी, में, क्योंकि जी, मर्सिया देखिए एक अजीब बात है कि मैं खुद क्योंकि मर्सिया पर तहक़ीक़ का आदमी रहा हूँ और मर्सी जी, के नाम से, रिसाई अदब के नाम से रिसाला जारी किया, ये सब। जी, तो मैंने बहुत सोचा जब मर्सिया में लिख रहा था, मुझे एक बुनियादी शिकायत है, वो हमेशा रहेगी। इंतहाई पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर, वो मर्सिया का मतलब ही नहीं समझते। वो मर्ज़ी को जी, तूफ़ान ही समझते हैं। मैं कई लोगों हुँ, के नाम ले सकता हूँ, जो मेरे कहने से मेरे यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मर्सिया जी, सुनने आए तो उन्होंने हैरत से कहा कि ये होता है मर्सिया? मैंने कहा ये जी, है मर्सिया? कह रहे हम तो जी, समझते हैं कोई रोने-रुलाने की सिर्फ़ एक जी, चीज़ है, हुँ, तो उसमें यही चीज़ें होती हैं। वो सोज़खानी को मर्सिया समझते हैं। जी, और जब मैं, जैसे जी, अब ये जो किताबें आई देखिए, मैंने काम भी ऐसे किए, मर्सी की नायाब आवाज़ें, फैज़ साहब के नाम इंतसाब है उस किताब का, फैज़ साहब का मर्सिया और शौकत थानवी का मर्सिया, अब्दुल रऊफ़ बुरूज का मर्सिया। अब क्या ज़बरदस्त मर्सी अब्दुल रऊफ़ देखिए फुरूज़ का। अब्दुल रऊफ़ बुरूज का मर्सिया मुसद्दस में नहीं है। जी, तो बिल्कुल। मौर्रिख़ों से कहो, मौर्रिख़ों से कहो तुमने कुछ नहीं लिखा, देखिए तो सिर्फ़ सलाती की दास्तान लिखी देखिए है। तो सलाते की देखिए, दास्तान अच्छा लिखी। क्योंकि एक मिस्रों में पाबंदी है ना, इसलिए इसको बहुत अपील, इसकी भी अपील जी, बहुत हुई है। जी, तो ये बातें कि जो साहब मुसद्दस सीखते हैं उनको वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब बातों के दौर चले गए। अब उर्दू जी, शायरी बहुत आगे है। उर्दू शायरी में नसीर नज़्म, हाँ, अगर नसीर नज़्म में देखिए जोश साहब के बारे में कहा जाता है कि वो आज़ाद नज़्म के हामी नहीं है। जी, इक़बाल और जोश दोनों पर नज़्म ख़त्म हो गई। मैंने शायद पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, फिर आपसे दोहरा रहा हूँ। जी, अली सरदार जाफ़ी ने ये बात कही थी कि जोश
اور اقبال کے بعد پابند نظم لکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں خالی اچھا، مسدس کے تیسرے مصرے میں نے یہی فائدہ اٹھایا کہ وہ قافیے کی پابندی چاروں میں کیوں کی جائے. غیر اور پابند کر دیا اسے. ہاں، تو لیکن وہ بہر میں ہے، وہی جی ربائی بالکل والی بہن بات، میں، بالکل ربائی بہن والی میں. بات ہے. تھوڑی سی آزادی مل گئی ہے. ہاں، تھوڑی سی. آزادی جی. ملی لیکن اس سے شائستہ ابلاغ ہو گیا. دیکھیے نا، ہم دو جی. مصرے میں کیا لکھتے ہیں؟ چمن ہے چلے گئے، وطن ہے چلے گئے، کرن ہے چلے گئے، ہوں. وطن ہے چلے گئے. نہیں، تیسرے مصرے میں ہم نے ایک نئی بات کہی، اس سے جی. کافی ملایا تو وہ ابلاغ بہت ہو گیا. مجھے جی. ایسا بہت لگتا ہے. جی. جی بالکل. آپ سے ایک بات اور بھی آپ کے پوری شاعری کے متعلق ہے کہ آپ کے کلام میں حوالے بہت ہیں، تلمیحات بہت ہیں، تاریخ سے حوالے ہیں، کلام سے حوالے ہیں، احادیث سے حوالے ہیں، اقوال اہل بیت سے حوالے ہیں. اس کے لیے تو آپ نے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بالکل سمجھیے لاشعور میں نہیں، بالکل سامنے آپ کے ذہن میں یہ سارے علم ہوگا، جبھی تو آپ جہاں سے چاہتے ہیں جو چیز اٹھا لیتے ہیں. ہاں دیکھیے، جب میں نے مرثیوں کو اپنایا اور تو میرے ذہن میں یہ تو چیز تھی، اور اس میں کوئی کہنے مجھے مذائقہ نہیں ہے. مجھے چاہتا تھا کوئی نیا راستہ اپنایا جائے. جی. اب جب ہم جوش صاحب کو سن رہے ہیں اور ہم جی. نصیر علی صاحب کو سن رہے ہیں، عالم جی. صاحب کو سن رہے ہیں، بڑی شخصیات کو، تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک راستہ میں اپنا اپناؤں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ شخصیات کو جب لکھا، جی مثلا آپ دیکھیے کربلا کا ایک بڑا کریکٹر ہے جناب عباس کا. بالکل. دار فوج حسینی ایک بڑا کریکٹر شمار ہوتا ہے. بہت لکھا گیا ہے، ہمارے میں ہوں. بہت ہی لکھا گیا ہے، اور اس کو جی. بہت اچھے سے. تو لیکن میرے ذہن میں آیا کہ بھئی مرثیوں میں کیا ہوتا ہے. اب ایک شخص نے کہا کہ میں حضرت عباس جو علمدار فوج حسین ہے ان کو موضوع ہوں. بناؤں گا. تو انہوں نے جی. پھر بھائی کی محبت، پیاس، مشکیزہ، یہ سب موضوعات سے جناب عباس کو قائم کیا. میں نے کہا نہیں، ان کے بازو کیونکہ خطا ہو گئے تھے، تو میں نے تخلیقی طور پہ سوچا کہ ہاتھ کو موضوع بنایا جائے. ہاتھ پہ اردو شاعری میں نظمیں لکھی گئی ہے استعارہ. موضوع. ہاں، جی. ہاتھ کو استعارہ. تو مصرع اول سے مصرع آخر تک کوئی 90 سے زیادہ بندوں کا مرثیہ ہے، میں نے ہاتھ کے اوپر لکھا ہے. اچھا، مجھے جی. تیسرے مصرے سے کیا فائدہ ہوا کہ میں نے اس میں جو کئی چیزوں کو تضمین کیا. اس میں نے تضمین کیا، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے چند قلم اس ہو. میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. تو جی. ہاتھ کو میں نے، اور ہاتھ علی سردار جعفری صاحب نے بھی اس مرثی کی تعریف کی کہ بھئی ہے. ہوں. تو اسی طرح دیکھیے ہوں. چراغ کے عنوان سے میں نے مرثیہ لکھا. چراغ، گھر کا چراغ بیٹا ہوتا ہے. تو چراغ کو ایک میں نے، مجھے یاد ہے میشر بدیونی صاحب، بڑے ہمارے سبھی جانتے ہیں ان کو. جی. اس سے جی. میشر صاحب جب یہ مرثیہ سننا انہوں نے سنا ایک ادبی اجتماع میں، تو میسر صاحب نے اس سے کہا بھائی میں خاص طور سے مرثیہ اس لیے سننے آیا ہوں چراغ کے اوپر کہ میری شاعری میں چراغ بڑے سمبل ہے، بڑا سمبل ہے میرے، بہت آتا ہے. جی. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. میسر بدیونی. اچھا. تو انہوں نے اچھا. مجھ سے مرثی کی بات کہا کہ بھائی میں حیران ہوں تم نے یہ کس طرح چراغ کے استعارے الگ کر دیے، بالکل بالکل نئی ہوں. دنیا آباد کی. تو وہ، جی. اچھا پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، پھر چراغ کو پھر مرثیت قائم کی جاتی ہے. اسی طرح آواز، حسین ابن جی. علی کی آخری آواز جو استغاثہ کہلاتی ہے، تو اس کو میں نے آواز کو جی. موضوع بنایا اور مصرع اول سے مصرع آخر تک لکھا. تو مجھے خوشی ہے کہ تمام نسل سننے آتی تھی، عبید اللہ جی. علیم سے جمال ثانی تک، جی. اسد اللہ خان، ایک پوری پلٹن جو تھی ان لوگوں کی، یہ سب میرے جی. مرثیوں میں. عارف امام ہمارے نوجوان دوستوں میں جو جی. ماشاء اللہ یہی کراچی میں رہتے ہیں، تو عارف امام، احمد نوید، یہ سب ہم لوگ ساتھی جہاں مرثی کے اچھا. مجالس میں 9 مرثی ہوتے تھے وہاں پڑھے جاتے تھے. اچھا. تو مجھے کوئی میں شاید کچھ ایسا، دیکھیے میں کوئی بہت روایتی قسم کا مذہبی آدمی تو ہو نہیں، جی. اس طرح کا شاید پابند عبادات بھی نہیں ہوں. جی. لیکن میں ان سے وہی جوش صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ حسین کا کریکٹر اتنا زبردست ہے. انکار بالکل. بیان. ہمارے بالکل. زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہوں. چاروں طرف آج کیا مصیبت آئی ہوئی ہے. ہوں. جبر ہے، جی. مسلسل جبر ہے. ہم ترقی ہوں. کی تحریک سے لے کے آج تک آ جائیں، سب جبر کے خلاف لکھا جاتا ہے. ہاں. تو بالکل. ہم تو انکار بیت کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو کوئی بھی بالکل. کرے اس کو. یہاں تک کہ زمین مظہری کے مرثی کا مصرع ہے، کرسچنوں، گوتم و عیسیٰ و محمد کی قسم. تو جو بالکل. بڑی شخصیات ہیں وہ مرثی میں ان کے نام اب آنے شروع ہوئے ہیں. اور جی. جو صاحب نے کہا کہ
इस सुरमा का इसमें ग्रामी हुसैन है। जी, जी, तो एक ऐसा जिसकी आदमी रगों में आतिश बतरो हुनैन है। जी, आज के दौर में हम देखिए शायद जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे क्या हो जी, रहा है, हम अपने दफातर में, हम अपने जी, मेल-जोल में, हम आम लोगों में कितनी खुशामदें करते हैं, जी, कितनी हम खासा-लेसी करते हैं, कितने जूते पॉलिश करते हैं लोगों के। लेकिन इनकलाब इसलिए मैंने जब करैक्टर को लिखा, तो उसमें जनाब हुर पे मैंने एक मर्सिया लिखा जी, और क्या पूरा मर्सिया है उसका आपका। पूरा साइको एनालिसिस किया कि एक आदमी क्यों बदल जाता है। हम जी, रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं, आए दिन ये करते हैं, हम कैसे एक सच्चाई की तरफ जा रहे होते हैं, उसके असबाब जी, क्या है? वो मैंने सब उस पे बहस की, जी, बच्चे को एक रास्ता देने की कोशिश की तो है, पता नहीं क्या जी। है, क्या नहीं है। ये वो हम खुशनसीबों में हैं, पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो 2 महफ़िलें आपके साथ हुई थी। एक अलहम्द और एक हज़रत हुर पे। हाँ, आपके सामने डॉक्टर हाँ। सलमान रावी भी शायद तशरीफ़ फरमा थे और हम लोगों ने साथ बैठ के सुना था वो जी, जी। हज़रत हुर का मर्सिया। और ये तो अब मर्सी के जिस जिस नहज पे आपने उसे पहुँचा दिया है, वही आपके आपके जो पहले इस मैदान के जो इतने बड़े-बड़े शोरा थे, उन्होंने कितना कितना सरमाया छोड़ा, लेकिन आपने अपनी जो इसमें राह निकाली, उन सब के अपनी खूबियों को, सारी असनाद को, सारी खूबियों को सुख़ान की बरक़रार रखते हुए, जो आपने इसको इल्मियत का एक चोला पहनाया है, बयानिया से हट के, वो बहुत ही अनोखा है अपने अपने आप में। उसमें आप अपनी शिनाख्त आप खुद हैं। कोई आपको नज़र आता है जिसने आपकी ताज़ी की हो इस मैदान में? कि नज़्म को मैं अभी तो नहीं इतना कह सकता कि मैं अभी आपको अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि लोग मेरी ताज़ी करें, लेकिन मुतासिर तो हैं, जो एक हल्का जी, तो जवानों का मुतासिर है। जी, और आप देख लीजिए अलहम के ऊपर का जो मैंने अला मौज़ू को अपनाया, मेरे ज़हन में ये था कि कुरान के बारे में जो हमने हमारी तालीम का हिस्सा है कि कुरान में हर खुश को तर मौजूद है। जी, और फिर कहा जाता है कि मौजूद है हमारे यहाँ हमारी तालीमात में कि पूरा कुरान जो है वो सूरह अलहम में है। जी, तो मैंने कहा इसको क्यों ना अपनाया जाए? तो मैंने उसको अपनाया और एक दुनिया ने उसको सुना है। और बिल्कुल, यहाँ तक कि ताबिज़ दहलवी साहब ने तो ये तो कह दिया कि भई मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी चीज़ें सुनी। सही कहा उन्होंने। क्या तो शानदार मर्सिया है वो कि उसको तो बस दंग रह जाए इंसान पढ़ के। वो आपके सारे मरासी शाहकार हैं, लेकिन उस मर्सिये की तो शायद हम सब्जेक्टिव हैं इसके मामले में, अलहम्द की तो कुछ बात ही अलग है। जब भी मैंने आपसे कहा भी था कि अलहम्द के कुछ बंद सुनाइए, लेकिन आप मुझे आपसे गुफ्तगू हुई तो मुझे महसूस हुआ कि आप का ख़्याल कुछ इससे मुख्तलिफ है। तो आखिर में नहीं, आपसे नहीं, ज़रूर हम के कहीं तो हम मर्सी के बंद सुना देंगे, हमें कोई जी। और रखा नहीं है। जी, इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि हम तो आपसे ऐसी बात करते हैं अनएडिटेटेड, कोई अनप्रिपेयर्ड, बिल्कुल जैसे आमने-सामने बात कर रहे हैं 2 दोस्त या बहन-भाई। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने शायरी की इब्तिदा तो मर्सिये या रुबाई से नहीं की थी, राइट? आपने नहीं, गज़लें मैंने लिखी हैं। गज़ल लिखी है। जी, कोई गज़ल आपने शाया भी की है या गज़लें नहीं नहीं, आपने नहीं, शाया मेरी गज़लें फ़नून में शाया हुई हैं। फ़नून में शाया तो हुई हैं, मैं अच्छा। जब नज़्म की तरफ आया हूँ, मुझे जी, जो साहब की बात जो दोहरानी पड़ रही है, वो जमील मजरी ने भी कहा है। बहुत से लोगों ने नज़्म का लहज़ा जब बन जाता है, तो गज़ल उस तरह की नहीं होती जो तसव्वुर है जी, हमारे यहाँ। जी, नज़्म की तरफ जाता है ध्यान। लेकिन मैंने बिल्कुल। मैंने फिर गज़लें भी लिखी, फ़नून में अहमद नदीम कासमी साहब ने शायरी की। आपने अच्छा, सिकंदर में कासमी साहब के खुतूत छपे हैं। आप देखिए उसमें अच्छा, लिखा है कि मैं आपकी अच्छा, गज़ल के शेर दोस्तों को सुनाता रहा। तो मेरा जी, अच्छा मेरा एक मुश्किल ये भी है सारा शाइस्ता कि मेरा जी, मेरे मिज़ाज में एक सियासी रुझान बढ़ जाता है मेरे। जी, जी, तो देखिए जब आप इनकार बैत पे लिखेंगे, जब जी, जबर के खिलाफ लिखेंगे, तो वो क्या है? वो यही तो है ना, जी, एक जी, जागराना सियासी इक़्तिदार। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने एक मर्सिया लिखा ताकत, माइट इज़ राइट, जी, राइट इज़ माइट। जी, आपने इस्लामाबाद सुनाया था थोड़ा-सा, जी, इस्लामाबाद में मेरे एक नौजवान हमारे हैं, मोहम्मद जी, अकबर, अब तो वो यहाँ पे बैंगलोर में रहते हैं। उन्होंने अपने घर पे एहतमाम किया था इस्लामाबाद में। मैं पढ़ने गया, इफ्तिख़ार अली साहब ने कोई नज़्में पढ़ी, फिर मैंने मर्सिया पढ़ा। तो जी, वहाँ साहबज़ादा याकूब साहब सुनने आए थे उसको, वही बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मेरे मर्सी की बहस सुन के वो कहने लगे मुझसे कि भई आपने तो पूरी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बयान कर दी।
फिर वो ऐसी बातियाँ तख़फ़ीफ़ है, जी, यानी ये बताया था कि देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि मेरे ज़हन में से अली असगर एक बिल्कुल शीरख़ार बच्चा है। जी, तो उसको मैंने उन्वान बनाया कि आज के दौर में आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। जितने बड़े ममालिक हैं, उतना असलहा ज़्यादा है जी, और जितने छोटे ममालिक हैं, उनके पास असलहा नहीं है। जी। तो हज़रत नहीं, हम अब्बास तो को जो इमाम हुसैन ने कहा था तुम नेज़ा लो, खाली नेज़ा लो, तलवार नहीं। तो मतलब उनकी ताकत के एतबार से उनको असलहा फराहम किया गया। हुँ, तो ये वो मैंने उसमें लिखते हुए कहा, एक बैत थी कि तख़फ़ीफ़ असलहा के मबाहिस भी देखिए। इसमें जी, साहबज़ादा याकूब साहब ने मुझसे कहा था। अच्छा, तहक़ीक़ असलहा के मबाहिस भी देखिए, खुद असलहा फ़रोश है सालिस भी देखिए, वाह! कि हुँ, असलहा फ़रोश खुद फ़रोश ये हमारा अहद है, हमारा दौर है। ये जी, इससे अलामतें सब कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं जी, क्या होता है, क्या नहीं। जी, तो बिल्कुल। हमें इसमें कोई एहसास कमतरी नहीं है कि हमने मरसी क्यों अपना लिया, ना कोई हमारे ज़हन में ये कि हम कोई यहाँ तो लोग इस तरह काउंट करते हैं ना, आपको ज़माना ये है कि अच्छा ये नकवी हैं, ये मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं, ये अपनाते जी, हैं, नादानी की जी, बातें हैं, इससे कोई गरज नहीं है। मरसिया इतनी बड़ी शायरी है, बल्कि मरसिया बहुत बड़ी शायरी है, बकौल शिबली के। बिल्कुल। देखिए, जो वहदत इंसानी का यकीन करने वाला हो, उसके लिए ये काज़मी, रिज़वी, ज़ैदी, ख़ान और बट ये इन चीज़ों को कोई हैसियत ही नहीं। अगर आप हाँ, इंसान को इंसान की वहदत का यकीन रखते हैं, तो ये हाँ, सारे उसके मुख्तलिफ़ परतों हैं, तो अपनी अपने ज़हन को वहाँ तक लाने की ज़रूरत है, हाँ, कि बस ये आप कि हम इंसान को इंसान समझ के देखें। हाँ, हम तंग नज़र हैं हमारे यहाँ जी, अदबी, क्योंकि समाजी, सियासी, तहज़ीबी हर बिल्कुल, तरह के तासुरात मौजूद बिल्कुल, हैं। बिल्कुल हम औ उनको समझ सकते हैं। जी, और हालाँकि अगर उस मज़हब की जिसकी बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं, तक़सीम कर देते हैं लोगों को, उसमें कुरान में खुद है कि हमने तुम्हें शुऊब व क़बाइल में इसलिए पैदा किया है ताकि में तुम्हारा तार्रुफ़ हो सके। और हम खुतबा देखिए हुज्जतुल बलागा को बड़ी अहमियत देते हैं। भाई जी, उसको देखो तो बातें क्या हो रही हैं सिर्फ़ उसपे। तार्रुफ़ पहचान के लिए है। तमाम हाँ, बस ये है, बिल्कुल, तमाम चीज़ें बिल्कुल, तोड़ दी गई। जी। आपने इतना काम किया ज़िंदगी में अपनी कि शायद किसी एक लाइफ़ टाइम में कुछ चंद ही लोगों ने किया होगा। लेकिन इतनी तहक़ीक़ और इतनी तख़लीक़ करने के बाद आपके ज़हन में कोई ख़लिश अभी भी है कि काश मैं ये भी कर सकता? हाँ, मैं देखिए चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि ज़हन अभी बिल्कुल मुर्दा तो हुआ नहीं है। आसाब काम कर जी, रहे हैं। जी चाहता जी, है कुछ चीज़ें लिखी जाएँ और जी, बड़ी चीज़ें लिखी जाएँ। ख़ुसूसन मैं तहक़ीक़ में तो जोश साहब के बारे में चाहता हूँ, जोश साहब पे हद्दुल मक़दूर तहक़ीक़ की जाए उनको, उनकी हर चीज़ और ये कहना कि मैं कोई जोश साहब को ज़िंदा कर दूँगा, मेरी क्या बिसात है। लेकिन उनकी चीज़ें दस्तयाब नहीं है। जी, इस तरह से मैंने जितने काम किए, उसमें जोश साहब को असर-ए-नौ सामने लेके आए, भई ये है जी, जोश जी, साहब। तो अ, हम वो जी, हम वो चक्कर लगाते रहते हैं यादों की बारात में कि जोश साहब ने अपने माशरे बयान कर दिए। हमारे ज़हन महदूद हैं, हम इससे निकलते नहीं हैं। जो फिर जोश साहब की जो उन्होंने शुरू में तमहीदन लिखा है यादों की बारात में, उसको भूल जाते हैं। किस तरह इंसानियत का उन्होंने जी, उसमें अलमबरदारी की है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब वहदत इंसानी आपके ज़हन में है, तो फिर सब जी, बातें तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल। कोई और किसी तारुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, इंसान है मैं और बड़ा उसकी हैरान खूबी हूँ और मैं मेरिट बस। मैं हैरान होता हूँ कि आप में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और हाल ही जी, में मुक़द्दमा शेर व शायरी में और हुँ, शिबली ने इन लोगों ने सब ने बहुत मरसी को अहमियत देके बात की है और ये जी, कहा कि इसमें बहुत उस ज़माने में आपको पता है कि सर सैयद मोहताज थे कि भाई नज़्म का दौर शुरू किया मगरिब से हुँ, मुतासिर थे और वो लखनऊ की गज़ल को उस तरह पसंद नहीं करते थे। जी, उन्होंने कहा था कि एक इनकलाबी वो तो मर्सी में आ चुका था। अनीस लिख रहे थे इसके ऊपर, चीज़ें बिल्कुल, मौजूद थी। जी, इंसानी रिश्ते थे, बेबहा जी, इंसानी रिश्ते। जी। तो ये तो वुसअत नज़र तो आप लोगों को और किसी बहुत बहुत छोटी हद तक हम लोगों तक भी पहुँची है, ये इसी बड़ी शायरी को पढ़ के, इसी शायरी को पढ़ के कि जी, इंसान हूँ बाशिंदा आफ़ाक़ हूँ मैं। अब हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजी जो जोश ने इस्तेमाल की है, ये 60s की बात है, अब जब तो वेस्ट को भी बाशिंदा आफ़ाक़ का शऊर नहीं था। हाँ, सिटिज़न ऑफ द यूनिवर्स की टर्म कोई नहीं जानता था उस वक़्त, हाँ। जब उनका ज़हन ये सोच रहा था। तो शाइस्ता ये तो अब हमारा दौर जो है मेरा ख़्याल ये है कि हम वैसे मादी तौर पे बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हमारे जी, यहाँ
सहूलतें बहुत हैं, हर हुँ, चीज़ आराम और आसाइश है। लेकिन ऐसा हुँ, लगता है हम लोग तंग नज़र होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बजाय आगे जाने के पीछे आ रहे हैं। हम लोग पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत हाँ, तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। पीछे जा जी, रहे हैं और हम बिल्कुल महसूस सही। किए आ रहे हैं, नफ़रतें, इख्तिलाफ़ात, गिरोही तक़सीम ये बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ। जी, बिल्कुल और सबसे बड़े पता नहीं ज़हन उलझता है तो उसके हल तलाश करता है, उसकी तौजियात तलाश करता है। मुझे लगता है कि हम अपने ज़ाती मफ़ाद से आगे सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये नहीं, सारी चीज़ें इसलिए हमें बड़ा तो बेरहम ज़माना है, जी, बड़ा बेरहम ज़माना है और हम जो है कुछ नहीं करते सही मायनों में। आज की दुनिया जहाँ खड़ी है, 21वीं सदी का निसफ़े रुबع अव्वल ख़त्म हो गया है। हम जहाँ बिल्कुल। पर हैं, कितने मसाइल हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी तंग नज़री, गिरोही हुँ, तक़सीम, नफ़रतें, जी, इख्तिलाफ़ात बढ़ते जी, चले जा रहे हैं और जी, हम मादियत की बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस हमें बस यही है, जी। हमें कोई मादियत के अलावा नज़र नहीं आता। लेकिन डॉक्टर साहब एक एक वजह बहुत बड़ी ये है कि हम अपने आप को कितना भी मतून करें, कितना भी अपने आप से मायूसी का हमारा हम हमें वजूहत नज़र आए कि हम इनमें ये खराबी लेकिन ये देखिए कि जो आसानियाँ और जो गारंटीज़, जो सिक्योरिटी बाकी दुनिया को मैसर हैं, वो हमारे मुल्क को मैसर भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही हमारे कह रहे पास हैं। तो एक एलीट कल्चर है, एक चोज़न एक ग्रुप है जिसको सारी सारी नेमतें हैं। बाकी लोग तो आपने बेसिक ज़रूरियात के लिए हाँ, बेचारे एक दिन भी हर दिन उसी के लिए तगो-दौ में गुज़रता है। तो फिर हमें उनसे ये तवक्को करना तो शायद कभी-कभी लगता है कि ये भी ज़ुल्म है। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने अपने बच्चे, अपने माँ-बाप अगर वो उनको इतने मसाइल हों जितने हैं हमारे मुल्क में मसाइल, तो उसकी फुर्सत किसे है? बिल्कुल। या तो ये भी बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बहुत बदसूरत हकीकत है लेकिन बड़ी हकीकत है कि जी, हमें ऐसे उलझाया हुआ है ये छोटी-छोटी ट्रिवियल चीज़ों में कि हाँ, हमारे ज़हन को फुर्सत ही नहीं है। वो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था ना कि फुर्सत किसे खुशामद शिमरो यज़ीद से। हुँ, खुशामदों का दौर है, आप कहीं बिल्कुल, चले जाइए, आपकी बिल्कुल। बारात हो, आपकी मेरिट्स जी, का कत्लेआम जितना हमारे यहाँ होता है, कहाँ जी। होगा? जी, जो भाई सुनाया करते थे, उनका जोश से कोई मुलाकात हुई थी, तो उस ज़माने में वो कल्चर पे बात हो रही थी, प्रोफ़ेसर करार हुसैन और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ वग़ैरह सब थे। तो उससे ये डिस्कशन हो रहा था कि खुशहाल खां खट्टक की तहज़ीब अपनानी चाहिए या दिल्ली और लखनऊ की। मुझे जो कल रिकलेक्शन है भाई का सुनाया वाक़या, मैं तो ज़ाहिर वहाँ नहीं थी। तो जोश ने भाई को बहुत देखा कि एक एक अपने सामईन के लिए कह दूँ, इकबाल हज़रत साहब की बात कर रही हूँ, कि बहुत मुज़महिल थे, तो पूछा तो भाई ने ये बताया कि कल ऐसा-ऐसा टीवी पे आया था। तो भाई कहते हैं पहले तो कह रहे मत देखा करो टीवी फिर उसके बाद जब भाई ने बताया तो उन्होंने एक जुमला कहा कि ये तहज़ीबें तहज़ीबें फ़राग़त के बाद पनपती हाँ, हैं। जिन कौमों हाँ, ने फ़राग़त नहीं देखी वो तहज़ीब नहीं हाँ, जानती। ये ठीक है। जुमला उन्होंने कहा था और बड़ा गहरा जुमला था और हाँ, उसमें कितनी तौजीहात आ गई उसमें अगर देखा जाए। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ। देखिए मैं तो खुद को उन लोगों में शुमार करता हूँ, जिसके सामने कायद क़यादत के तौर पे जोश पंजाबादी की पोएट्री है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, उनको अच्छा एक सुनिए, उनके साथ भी मुसीबत ये है, उन्हें बिल्कुल गलत समझा जाता है। उनकी बिल्कुल। और वो चंद बातें आ गई, उनके लफ्ज़ों का अंबार है, फना जी, है, ये है, जो साहब ये नहीं करते। उनके यहाँ बड़ी तवानाई है और वक़्त लगेगा अभी। कहते हैं आप जैसे कि हमारे इकबाल हैदर दोस्त जो जी, कहते हैं कि नजूम और जवाहिरी को देख लीजिए। जी। वो एक पूरा वो महवर है हमें उनकी ज़िंदगी। हमेशा खैर इसमें तो कोई किसी भी उनके मजमूए को उठा लें, अगर मज़ाहिया है तो आप उसमें देख हर्फ़ हिकायत में देख लें, क्या-क्या उन्होंने उसमें उसमें पैदा की हैं गुंजाइशें और बहरहाल जोश साहब तो वो सही कहा उन्होंने, मैं कसरत ज़हूर से नाफ़रीदा हूँ। वो हाँ, कसरत ज़हूर से नाफ़रीदा हो गए। तो बहरहाल आप लोग जोश साहब को भी आपने समझा, उनके लिए इतना काम किया, भाई ने उनको दूसरे तरीके से उनको उनका नौ दरियाफ़्त करने में काम किया, जो आप सभी वाकिफ़ हैं। तो मुझे ये ख़्याल हो रहा है कि आपसे बात हुई थी कि 1 घंटे का ही रखिएगा, तो अगर आप थक भी गए हों, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो कंक्लूड कर बहुत सकते शुक्रिया हैं। शाइस्ता, आपने तो आज अच्छी मुझे मौका दिया बात करने का
اور یہ باتیں بہت ہونی چاہیے. آپ جی جو یہ سلسلہ آپ نے قائم کیا ہے، ایک جی مکالمہ باقاعدہ ہوتا رہے آپ کا، اور جی بڑی بالکل شخصیتوں کے بارے میں ان کا پوسٹ بالکل، مارٹم کیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، بہت مرثیہ ضروری ہو، ہے. غزل ہو، نظم ہو، نثر ہو، ان پر جی توازن سے بات ہونی چاہیے. بالکل. اور جب تک آپ ہیں کینیڈا میں تو ہمارے لیے یہاں سے بہت آسان ہے مینیج کرنا بھی. 2 ہی گھنٹے کا فرق ہے. اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے رہتے ہوئے کئی آپ سے اس طرح کی بات چیت اور مختلف فارمیٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. بات چیت کے فارمیٹ میں بھی ہو سکتا ہاں ہے. بھائی ہیں، عزیز زیدی ہیں، بہت لوگ ہیں یہاں. ہسٹری میں تو بہت شخصیات ہیں. تو بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ کس طرح بالکل. اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور آج کی محفل کے لیے اگر آپ کچھ اور ضرور فرمانا چاہیں تو ضرور کہیے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر اپنے کچھ کلام عطا کر دیجئے تو پھر میں ہم اس کو یہ کیا کچھ ایک دو چار بند سنا دوں آپ کو. سنائیے. 2 4 بند سے تسنگی تو نہیں مٹے گی، لیکن آپ دیکھیے آپ میں کتنی ہمت ہے اور آپ کتنا نہیں، سنانا چاہ رہے ہیں. بات یہ دیکھیے، جو طویل مسدس ہے وہ اتنے جی سنائے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ بات جی جی. مکمل نہیں ہوتی. تو نہیں، میں آپ اس چیدہ میں چیدہ. جی جی آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ اس کو مطلب یہ کہ اس کو پھر ملتوی کیجیے. خیر، لیکن ہے تو یہ کہ یہ مجھے یاد ہے کہ اچھا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جی میں نے میرے سامعین بہت اچھے رہے. جمیل الدین علی مجھ جی. سے کہنے لگے کہ صاحب چلیے وہاں پر جدہ، اچھا وہاں پہ کچھ بلایا کسی نے آپ کو. ہم چلے گئے. اور سب سے بڑی اچھا میرے لیے بڑا انسپائر ہوا میں کہ وہاں قرۃ العین حیدر صاحبہ آئی ہوئی تھی. اچھا. وہاں تو علی صاحب نے کہا بھائی کیا اور چیز جو ہوگی، عمرہ بھی کیا. اور انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں مدینے. تو انہوں نے گاڑی، ان کے وہ بینک میں ان کا آسائشی آرام تھا، سہولت تھی، تو ایک بڑی کوچ کی. اس میں امجد صاحب، جمیل الدین اچھا علی، ہاں جمیل الدین علی، میں، قرۃ العین حیدر. اور علی صاحب کی اہلیہ تھی ایک حبیب خان سے، جو انجمن ترقی اردو ہندوستان کے رہے ہیں، وہی موجود تھے. جی. ایک ہم 6 7 آدمی ایک بڑی کوچ میں جا رہے تھے. تو اس سے علی صاحب نے کہا بھائی آپ ان کو اینی کو مرثیہ سنائیے ہاتھ. اب مجھے بڑا مطلب یہ کہ پریشانی ہو رہی تھی کہ ہم ان کو پڑھتے رہے. بڑی شخصیت ہے، میں کیا سنا سکوں گا. لیکن علی صاحب نے ہمارا زیادہ قصیدہ پڑھ دیا ان کے سامنے. تو میں نے پھر ان کو اچھا. سنایا تھا. تو انہوں نے مجھ جی سے ایک بند پہ انہوں نے بات کہی تھی، جس سے اچھی بات ہوئی کہ اس میں باتیں نکلی تھی. انہوں نے کہا تھا، میرا ایک بند تھا کہ ہاں، وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ. ہوں وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ، کس کس طرح نہالے بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ. ہاں ہے سکوت تاج محل، تو ہی کچھ بتا، چوں کر محاذ جرم ہنر پر کٹے ہیں ہاتھ. اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے، مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے. واہ. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی ہاتھ کٹنے کی بات جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے درست ہے؟ کہ وہ تو ان کا کچھ اعتراض تھا اس کے اوپر کہ یہ جی جو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یہ ہاتھ قطع کر دی گئے، تو وہ متفق نہیں تھی. لیکن کہتی ہیں بھائی بند آپ کا بہت توانا ہے، وہ بہت جاندار ہے. جی یہ میرا گریز کا پہلو تھا جب میں نے کہا کہ یہ ہاتھ کے بارے میں ذکر کیا کہ کب سے خون اس کے اب آپ نے کہا 2 4 بند میں سنا رہا ہوں کہ ضرور ارشاد. یہی اسی کے بعد کہ وہ جی مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے، ہاتھوں کی یہ جو فصل زمینوں میں رہ گئی. اب ہوں آپ دیکھیے شائستہ، میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نقاد بھی ہیں، آپ تیسرے میں سے وہ دیکھیے کہ جی ابلاغ ہو یا نہیں ہو رہا، اور بات آگے بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی. مثلا ہاتھوں کی یہ جو فصل زمینوں میں رہ گئی، انسانیت کی روح دفینوں میں رہ گئی. اب دیکھیے، اب میں دفینوں میں اگر رہ. آگے لکھوں خزینوں میں رہ گئی، جبینوں میں رہ گئی، جی مکینوں میں مناٹنس ہو سنیے. جائے گا. اب سنیے ہاں. میں نے کیا کیا. ہوں. ہاتھوں کی یہ جو فصل زمینوں میں رہ گئی، انسانیت کی روح دفینوں میں رہ گئی. کس کس کے ہاتھ تھے جو دوبارہ نہ اٹھ سکے، کیا کیا امنگ تھی کہ جو سینوں میں رہ گئی. کچلے گئے ہری سے ہنر پروری کے ہاتھ، کتنے بخیل تھے ہوس زرگری کے ہاتھ. واہ. یہ لوگ جن کے ہاتھ دل تھے تیسرا مصرع
یہ لوگ میں دونوں باتیں کر رہا ہوں کہ تیسرا جی مثال دیکھیے اور ہاتھ کو نبھانے کی کوشش کیے. یہ لوگ جن کے ہاتھ اذیت رساں رہے، اپنی انا کے ذام میں نخوت نشاں رہے، نوع بشر پہ ان کا شکنجہ رہا محیط، ہر عہد میں یہ قاتل امن و امان رہے. ایک مشغلہ ہوں جو مشق جفا و سزا کا ہے، چلو میں ان کے خون یہ خلق خدا کا ہے. یہ کہ بند دیکھیے، ڈھونڈے گی جب بھی چشمے حقائق شیم انہیں، ہوں پہچان لے گا دست مہذب رقم انہیں. واہ نکلے واہ کہاں سلاسل الفاظ توڑ کر، گھیرے رہا احاطہ نوکے قلم انہیں. واہ تو سنیے، قاتل نہ چھپ سکیں گے مقاتل کی زد میں ہے، مقاتل کی حد میں ہے. حد میں ہے، قاتل نہ چھپ سکیں گے مقاتل کی مقاتل حد کی میں ہے. حد میں ہے. ان مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد میں ہے. واہ ان واہ مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد. مورخ کی دیکھیے عزت میں ہے. اب دیکھیے، اب مرثی کے سمجھیے کہ میں آپ اس کو میرے مرثی کو آپ ویسے ایک تنقید طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اب جب ایک موضوع کو شروع کیا ہے، آپ ہی نے بھی کہا تھا، تو اس کو آخر جی تک دبانا ہے. جی تو اب لوگ گریز کر جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کس طرح کریکٹر آ رہا ہے. ان مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد میں ہے، کب چھپ سکا یزید کا حرمت فگار ہاتھ. ہوں دستانہ ریا میں رونت حصار ہاتھ. بیمار ذہنیت سے چھٹر کر جو رہ گئی اس منجمد حیات کا فالج شکار ہاتھ. فالج کب شکار. کب چھپ چکا یہ ہاتھ کہ تشہیر میں رہا، ارے تصاب وقت کی زنجیر میں رہا. آخری بند پڑھ رہا ہوں کہ فالج شکار ہاتھ کی بے جان افسری، واہ فالج شکار ہاتھ کی بے بے جان جان افسر. افسری، تقدیر سے نہ چھین سکی وصف سروری. واہ مردہ تصورات میں جکڑا ہوا یہ ہاتھ، پیدا نہ کر سکا تن ہوں ہستی میں تھر تھری. حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، یہ زندگی کے ہاتھ سے بیعت نہ لے سکا. واہ زندگی کے ہاتھ سے. کیا اچھا ہے، زندگی کے یہ ہاتھ ہے، سے یہ بیعت سب نہ ہے. لے سکتے. ظاہر ہے کہ جی آپ ہلال بھائی، ایک دفعہ پھر جسارت کریں گے آپ سے، اگر آپ کے سامنے الحمد ہے تو اس کے دو آخری بند، ہاں بالکل. دو تین آخری بند، یا دو ہی، اگر آپ تھک گئے ہو تو دو ہی صحیح. یہ الحمد میرے سامنے ہے تو جی کہاں سے پڑھ دوں؟ آپ اپنی مرضی سے پڑھیے، لیکن آخری بند تک ضرور جائیے گا، اچھا جہاں سے آپ چاہیں شروع کریں. اگر آپ ٹھیک ہے. تھکے نہیں ہیں تو وقت تو ہمارے پاس بہت ہے. اچھا دیکھیے، ایک تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ میں نے جب اس کو اپنایا تو میں جی مفسر تو نہیں ہوں. یہ بات میں نے کہیں لکھی بھی ہے، کہیں کہیں جی بھی ہے. جی جب یہ میں نے مرثیہ پڑھ لیا، کراچی میں اس کا چرچا ہوا، تو اسی دن ایک بڑی سماعت تھی. میں نے 2.5 گھنٹے یہ مرثیہ پڑھا ہے شاہد نقوی صاحب کے یہاں. اچھا اور اس میں ہر شخص موجود تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو وہاں نہیں تھا. تو ایسا جی کرام حسین اس سے لے کر اور تابر دہلوی، میشر بدایونی، جی ہمارے عبید اللہ علیم، جمال ثانی، نصیر ترابی، سارے احباب وہاں موجود تھے. جی اسد اللہ خان تک سبھی تھے. تو میرا کہ مجھ سے اس مرثی کی بات جب یہ ختم ہو گیا، دوسرے دن ایک ٹیلی فون آیا. مجھ سے علامہ اچھا طالب جوہری کا فون تھا. وہ کہہ اچھا. لیں بھائی، میں نے نشتہ پاک میں پورا اشرا پڑھا ہے سورہ الحمد کے اوپر، تو تم ہوں نے کیا تیر مارا ہے؟ میں نے کہا کہ اچھا آپ اچھا. مجھے بے تکلف بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں جی حاضر ہوں کہ سنا دوں. آپ کہیں نہیں نہیں، آپ کو کوئی ٹیلی فون کرے گا، ہم اس کا اہتمام کریں گے. تو انہوں نے کیا. ان کے ایک آقا قمرستین تھے، جی بلال میں رہتے تھے، فیڈرل ایریا میں. انہوں جی نے اہتمام کیا. میں گیا. مجھے وہاں پہلی چیز سے جو عجیب میں گھبرا سا گیا، 35-40 امامے والے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا اور بھی سامعین تھے کثیر، اور طالب جوہری صاحب سب سے آگے. تو ان سے ایک محبت کا رشتہ تھا. میں نے ان سے بے تکلف سے کہا، صاحب آج آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا. ہوں میں جب پڑھنے بیٹھا ہوں تو میں نے ان سے میں نے یہ کہا کہ جناب، میں کوئی مفسر قرآن نہیں ہوں، کوئی ایسا جی ایک عام سا مسلمان ہوں. تو مگر میں نے کہا کہ اس سورہ الحمد نے مجھے بڑا اپیل کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ایک شاعرانہ تفسیر ہے اس کی. میں وہ تو عالم دین تو ہوں نہیں. تو میں نے ہر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم جی الدین سب
اچھا دیکھیے اس میں بھی میرا ایک نقطہ جو میں بیان کروں آپ کو، میں جی کیوں انسپائر ہوا؟ رحمان اس کی صفت ہے، ہر جی ایک کے لیے ہے۔ جی تو دیکھیے یزید کو بھی آکسیجن پہنچ رہی ہے، جی شمر بھی بالکل فیصلہ ہو رہا ہے ان چیزوں سے، تو ان وہ چیزوں عمومی ہے ہاں جی تو یہ ہے شروع ہوا۔ بہرحال میں مختلف ادھر ادھر بند پڑتا ہوں۔ لاریب جی آیتوں کے تناظر میں ہے قلم، واہ وہ سیل نور ہے کہ تحیر میں ہے قلم، واہ موضوع مرثیہ کی جسارت کو دیکھ کر اور آپ دم بخود ہے تفکر میں ہے قلم، واہ واہ پیرا جو کر دیا ہے جلال و جمال نے، الہام کو کلام کیا ہے خیال کیا نے، الہام کو کلام کلام کیا ہے کیا۔ یار ہاں اے نور حق جمال حقائق دکھا مجھے، اس واہ ارتقا میں درجہ فائق دکھا مجھے۔ آپ واہ تیسرا حصہ دیکھتے رہیے، درجہ جی فائق دکھا مجھے، ہر گوشے نظر سے گزرنے لگے نظر، ہر منزل خلا و خلائق دکھا مجھے، واہ واہ چوں کر کلام سب یہ سب نکات، بس سنیے، چوں کر یہ سب نکات قیاسات سے کھلے، تیری مشیتیں تیری آیات سے کھلے، واہ سبحان اللہ تیری واہ مشیتیں تیرے دیکھیے میں فکر کے سفر میں جو تعویل تک گیا، یہ بہت پیارا بند ہے یار توریت میں بھی نقطۂ تحلیل تک گیا، تھی سامنے ظہور مگر دور مگر تھی دور بہت، تھی بہت الجھے ہوئے مسائل انجیل تک گیا۔ یہ الجھے ہوئے مسائل انجیل آپ کا اتنا بلیغ یہ فصیح یہ مصرع ہے، الجھے ہوئے مسائل انجیل تک ہے چھانے لگا جی تھا حق ارشاد تلاش یقین پر، اقرا بیس میں بن گئی دستک زمین پر، واہ میں نے دستک بھی پڑھا ایک جگہ اور ایک جگہ یہ پڑھا اقرا بیس میں بن گئی بارش زمین پر، یہ ہے۔ اچھا چلیے مرثیہ طویلہ آگے آتا ہوں، آگے چل رہا ہے یہ کہ یہ ہاں یہ بند مجھے بھی پسند ہے۔ دیکھیے اب میں کہتے رہا ہوں اللہ رب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جی اس کے ربوبیت ہے، جی ربوبیت عجیب ہے، یعنی اس کے یہاں کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے، ریڈی میڈ کا خیال نہیں ہے، بطن مادر میں بچے کے 9 مہینے پرورش ہوگی، ریڈی میڈ کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیے خدا نے یہ کہا کہ مجھے جاننا چاہتے ہو تو انسان کی کو پیدا ہونے کو دیکھو، تو ایک بند دیکھیے چلتا اس کی ضرورت توجہ چاہتا ہوں آپ سے، دیکھیے ارشاد اندازہ کیجیے کہ یہ جو ہے ربوبیت، ہر سلسلہ سلاسل حبل متی میں بند سنیے، کیا سلسلہ ہے دیکھ، اب یہ انسان کی خلقت کو میں نے کس پہلو سے بیان کیا ہے، کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر، کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر، مٹی سرشت تخم بنا اصل گل شجر، واہ پھر واہ بازو واہ پھر بازو شجر سے ثمر، پھر ثمر سے تخم، پھر تخم کو زمین کی لپٹ، پھر نیا سفر، ہر امر رب کو داخل و خارج میں دیکھنا، اس کی ربوبیت کو مدارج میں دیکھنا، واہ اس کی واہ واہ ربوبیت کو۔ اچھا مدارش ابھی میں دیکھ جب یہ میں نے وہاں تک پہنچ گیا میں کہ وہ غلط ظالم تک پہنچ گیا، تو ایک بند دیکھیے کہ اس نے خدا نے، میں یہ بحث اب اتنا طویل مرثیہ میں تو سب بتا جی دوں کہ یہ میں جی کہنا جی چاہ رہا ہوں کہ جی اس کی رحیمیت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خاص قسم کا رحم کرتا ہے، جی یعنی فرعون موسیٰ کراس کر گئے نیل کو، اور جب فرعون آئے تو غرق کر دیا اس کو، تو یہ جی دیکھیے صاحب اس کے قوافی دیکھیے، وہ بند دیکھیے، ایک شاخ بے نحال میں کلیاں نکال دے، نخلے خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے، اس کی طرف جو موسی دورہ کوئی بڑھے، دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے، واہ واہ دریا پہ ضرب حق سے دراڑیں پڑی رہے، دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہے۔ واہ واہ خیر ہم آخر تک آئے ہیں، بہت اور جی اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آخری بند بھی پڑھ دوں، یہ یہ چیزیں آئی ہیں اس میں کہ جی یہ بیڑیاں، یہ توقع گراں بار، یہ رسن ہے سر بسر، یہ صبر پناہوں کے پیرہن، حاکم کے حکم قتل کی ہیبت سے بے نیاز، گویا کہ بے ردائی زینب خود کفن، واہ آنکھوں میں ہر محاذ تصادم لیے ہوئے، دل میں ہے کربلا کا تلاطم لیے ہوئے۔ میں بیتیں پڑھ دیتا ہوں،
शिकवा नहीं रवा जो लहू एड़ियों से है, आवाज़ एहतजाज इन्हीं बेड़ियों से है। वाह तो आखिरी बंद तो इसका बहरहाल ये है, कुरान करबला है शहादत की वो किताब, बिखरे हुए हैं आलम गुर्बत में जिसके बाप। जब मैंने लिखा है अलहम पे तो उम्मुल किताब की तरकीब रह गई। जी, मैं तो वही मैंने सुनना चाह रही हूँ, हाँ ये इसलिए मैं मैंने आपको आखिरी ज़हमत बंद दे रही लिखा हूँ। है जी, कि कुरान करबला है, ये 95 95 जी, बंद है। जी, कुरान करबला है शहादत की वो किताब, बिखरे हुए थे आलम गुर्बत में जिसके बाप। यकजा किया जो बिनते अली ने तो अब हिलाल नासिर के नाम होगी ये तदवीन इंतसाब। वाह, ये वाह, करबला ये रूह करबला जो शरफ इंतखाब है, ज़ैनब ही इस किताब की उम्मुल किताब है। वाह! ये हम आपकी ज़बान से सुनना चाह रहे थे और शुक्रिया उसको आपका, रिकॉर्ड करना आप चाह रहे इतनी इज्जत अता कर रही है। बहरहाल कुछ चीज़ें थी मैंने लिख दी। और बस आखिर में बहुत मैं फिर कहूँगा शाइस्ता, जी, ये जी, शायरी है, इसे क्यों जी, कहते हैं शायरी, है पोएट्री है ये शायरी है। ये ये हाँ शायरी सिर्फ़ नहीं शायरी नहीं, ये अज़ीमुश्शान शायरी है। हाँ शुक्रिया आपका। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, हमने आपको बहुत थका दिया आज, जहमत तो आपको लेकिन हुई, मेरी तबीयत तो आप जानती हैं तबीयत अरसे ठीक नहीं रहती, जी, वरना मैं जी, और आपसे बात करता और गुफ्तगू अच्छी करता। बात। फिर वो कहते हैं ना यार ज़िंदा सोबत बाकी, आप अभी यहाँ इंशाअल्लाह। हैं, हम भी यहाँ हैं इंशाअल्लाह, फिर बहुत बात होगी शुक्रिया, आपसे। बहुत नवाज़िश अच्छी शुक्रिया। बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।